हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं बेहतर होंगे। माई सेल्फ सुनील यादव एक बार हम फिर से आपके सामने आ गए हैं लाइट चैप्टर का वन शॉट लेकर के। इसके पहले इलेक्ट्रिसिटी का हमने किया था, बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है वीडियो आपके लिए। बेसिकली 2.5 आवर्स के अंदर हम इस पूरे चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं। इलेक्ट्रिसिटी में जैसा कि हमने करके किया दिखाया था उसी तरीके से लाइट में भी करने वाले हैं बेटा। बट एक चीज़ है, बिकॉज ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है तो इसमें हम लोग सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और थ्योरेटिकल पार्ट ही कवर कर पाएंगे। न्यूमेरिकल इसमें हमने टच नहीं किया है, न्यूमेरिकल के लिए हम अलग से वीडियोस आपके सामने लेकर के आएंगे। बट हाँ, अगर आप इस पूरे के पूरे लेक्चर को ढंग से फॉलो करेंगे तो ये बहुत अच्छी पॉसिबिलिटी है कि आप 90% तक क्वेश्चंस खुद ही सॉल्व कर ले जाएं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते बिना देरी किए। लगभग 2.5 घंटे के अंदर इस पूरे चैप्टर को हमें फिनिश करना है, तो टारगेट काफी बड़ा है, समय बहुत कम है। स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि व्हाट इज लाइट। सबसे पहली टॉपिक जानते हैं कि लाइट किसे कहते हैं। तो बेटा लाइट तो हम कहीं ना कहीं जब से अपनी आंखें खोले हैं लाइट के एप्लीकेशंस हम देखते हुए ही आ रहे हैं। ठीक है, लाइट खुद नहीं दिखती बट उसकी वजह से बाकी की चीजें दिखती हैं, तो कितनी इंटरेस्टिंग सी बात है। लाइट को हम डिफाइन कैसे करते हैं, लाइट के बारे में वैसे टाइम टू टाइम अलग अलग थ्योरी दी गई है कि लाइट क्या है, लाइट किस चीज से मिलकर के बनी है। बट अभी के लिए अगर हम लाइट को एक लाइन में डिफाइन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज लाइट, तो बेटा लाइट के बारे में यह बोला जाता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन अराउंड अस। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें सेंसेशन ऑफ विजन देता है। लाइट एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमें क्या देता है बेटा, एनर्जी का फॉर्म है जो सेंसेशन ऑफ विजन देता है। अगर मैं कहूं कि कौन सी एनर्जी, तो बेटा इसे कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है लाइट। ट्रांसवर्स वेव है ये। ट्रांसवर्स वेव में भी कौन सी वाली वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लास 9th में तुमने वेव के बारे में पढ़ा है, बाकी क्लास 11th में समझने को मिलेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग जो है वो पढ़े थे। ट्रांसवर्स कैटेगरी की ये लाइट जो होती है, आप सिंपल ये लिख लीजिए कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। मतलब लाइट क्या है, एनर्जी है जिसके हेल्प से हम बाकी की चीजों को देख पाते हैं, अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। लाइट के नेचर से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि लाइट किस चीज से मिलकर के बनी है, सबसे पहले न्यूटन ने दिया था। न्यूटन करपस्कल थ्योरी के नाम से हम उसे जानते हैं। न्यूटन का यह मानना था कि लाइट पार्टिकल नेचर रखती है, यानी लाइट पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई है। इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स की ग्रेविटी भी उन पर इफेक्ट नहीं डाल पाती, और जब वो पार्टिकल चलते हैं तो सीधी लाइन में चलते रहते हैं क्योंकि ग्रेविटी इफेक्ट नहीं डाल पाती। तो बेसिकली उस सीधी डायरेक्शन को हम एक एरो से दिखाते हैं, एक रे से दिखाते हैं, और रे के थ्रू लाइट को दिखा करके जो ऑप्टिक्स डील की जाती है, ऑप्टिक्स मतलब लाइट की स्टडी, तो उस ऑप्टिक्स को बेसिकली क्या बोला जाता है बेटा, रे ऑप्टिक्स बोला जाता है। तो अभी हमारा जो क्लास 10th का सिलेबस है वो रे ऑप्टिक्स के बारे में ही बात करता है, यानी पार्टिकल नेचर पे फोकस करता है। हालांकि वेव ऑप्टिक्स भी होती है, बाद में हाइगेंस नाम के साइंटिस्ट ने लाइट का जो है वो वेव नेचर सजेस्ट किया था लोगों को कि नहीं, लाइट वेव है और लाइट का पाथ कर्व होता है। पार्टिकल नेचर के हिसाब से देखोगे तो लाइट का पाथ क्या होता है बेटा, ये पार्टिकल नेचर हमने दिखा रखा है कि कोई भी स्टार है, कोई भी मतलब मान लो सन को ले लो या फिर कोई भी बल्ब ले लो, कोई भी ट्यूबलाइट, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट अगर आप लेंगे तो न्यूटन के हिसाब से उस सोर्स से बेसिकली पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो एनर्जी को लेकर के आ रहे हैं। और लाइट का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। पाथ ऑफ लाइट इज स्ट्रेट लाइन। तो न्यूटन्स करपस्कल थ्योरी में दो बातें आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बोला गया है और लाइट का पाथ कैसा बोला गया है, स्ट्रेट लाइन बोला गया है। बाद में हाइगेंस थ्योरी आई और हाइगेंस थ्योरी में बेसिकली लाइट को क्या बोला गया, वेव नेचर बोला गया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो कि ट्रांसवर्स नेचर में होती है, और लाइट का पाथ कर्व हो सकता है, यानी लाइट कर्व पाथ को फॉलो कर सकती है। अब इसमें हमने डिटेल एक्सप्लेनेशन जब बना रखा है इस पूरे चैप्टर का, हमने जो है लगभग 18 वीडियोस अलग अलग मतलब सेक्शन में बना रखे हैं, तो उसमें बहुत डिटेल में डिस्कस किया इन सारी चीज़ों को। आप अगर बहुत अच्छे से जानना चाह रहे हैं बियॉन्ड द सिलेबस जा करके, तो आप उन लेक्चर्स के थ्रू जा सकते हैं। अभी हमारा ये जो लेक्चर है इसमें हम कंप्लीटली एग्जैक्टली एग्जाम ओरिएंटेड बात करने वाले हैं। एनसीईआरटी हमारे जिन चीज़ों को फॉलो करते हैं हम उसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो हम इसकी डेप्थ में बहुत ज़्यादा नहीं जाने वाले। बाकी आपको फिर से वापस ये 12th क्लास में पढ़ने को मिलेगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट, पूरा वेव ऑप्टिक्स ही पढ़ने को मिलता है। फिलहाल के लिए पाथ ऑफ लाइट वेव नेचर के हिसाब से क्या हो सकता है, कर्व हो सकता है। तो पहला पार्टिकल नेचर, दूसरा क्या हो गया बेटा, वेव नेचर। और आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दिया था बेसिकली, जिसमें डुअल नेचर ऑफ लाइट के बारे में बात की गई कि लाइट का दोनों ही नेचर होता है। ठीक है, पार्टिकल नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होता है। और लाइट इज मेड अप बाय फोटॉन्स। लाइट फोटॉन से मिलकर के बनी है। फोटॉन्स क्या होते हैं, एनर्जी पैकेट्स होते हैं। फोटॉन जो होता है एनर्जी कैरी करता है और खुद पार्टिकल के जैसे भी बिहेव करता है। फोटॉन को काउंट किया जा सकता है, 1 फोटॉन, 2 फोटॉन, 3 फोटॉन। मतलब कुछ ऐसे समझ सकते हो कि अगर ये एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में जा रही है, तो फोटॉन का कॉन्सेप्ट जब हम इसमें लेकर के आते हैं तो उसमें एक्चुअली होता ये है कि इस पूरे एनर्जी को हम लोग जो है वो ब्रेक करके समझते हैं, कि हम लोगों ने जो है वो पूरे एनर्जी को ब्रेक करके जो है वो समझते हैं। ठीक है,
यानी कि जैसे वेव ये जा रही है, ऐसे वेव जा रही है, मान लीजिए एनर्जी जा रही है, तो इसको टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए, टुकड़ों में ब्रेक कर दीजिए। ऐसा इमेजिन करिए कि ये छोटे छोटे टुकड़ों में जा रही है, तो ये जो एक टुकड़ा होता है इसी को बेटा फोटोन कहते हैं। तो फोटोन बेसिकली क्या होता है, एनर्जी का एक पार्ट होता है, एनर्जी का एक छोटा सा पैकेट होता है, ठीक है। एक्चुअली प्लैंक नाम के साइंटिस्ट ने ये बोला था कि कोई भी जो रेडिएशन होता है, कोई भी जो लाइट होती है, वो कंटिन्यूअसली नहीं निकलती किसी सोर्स से, वो रुक रुक करके निकलती है। जैसे मानो जैसे तुम किसी एटोमाइजर से स्प्रे करते हो, जैसे परफ्यूम की बॉटल होती है, आप एक बार प्रेस करते हैं तो कुछ परफ्यूम निकलता है, फिर प्रेस करते हैं दोबारा निकलता है। फोटोन, ये प्लैंक ने ये बोला कि जब कोई भी, जैसे मान लो सन है, सन से लाइट निकल रही है, तो उनका मानना ये है कि सन से लाइट कंटिन्यूअसली नहीं निकल रही है, वो रुक रुक करके निकल रही है। एक बार में लाइट निकली कुछ पार्ट, फिर रुक गई, फिर निकली, फिर रुक गई, फिर निकली, तो एक बार में जो एनर्जी मिनिमम निकल रही है उसी को फोटोन बोला जा रहा है। तो रुक रुक करके एनर्जी निकल रही है, उसको काउंट किया जा सकता है फोटोन की हेल्प से। तो बेसिकली फोटोन पार्टिकल नेचर भी रखता है, और क्योंकि वो एनर्जी का ही पैकेट है तो इसलिए बेसिकली वो एनर्जी यानी वेव नेचर भी रखता है, ठीक है बेटा। तो फोटोन जो है पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों ही शो करता है, इसीलिए लाइट का नेचर क्या होता है, डुअल नेचर होता है, ऐसा आइंस्टाइन ने मान करके चला। तो फिर एक बार हम कंक्लूड कर लेते हैं। न्यूटन ने बोला पार्टिकल नेचर, हाइगेंस ने बोला वेव नेचर, और आइंस्टाइन ने क्या बोला बेटा, डुअल नेचर। न्यूटन के हिसाब से लाइट का पाथ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। हाइगेंस के हिसाब से लाइट का पाथ कैसा होगा, कर्व। और डुअल नेचर में तो दोनों ही बातें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब जो है बाकी ये चीजें जो है ना तुम्हारे लेवल पे बस इतना ही पता होना चाहिए। 12th में जब जाओगे तो इन सब पे अपना अलग अलग एक चैप्टर है, ठीक है। रे ऑप्टिक्स अलग से चैप्टर है, उसमें पार्टिकल का लाइट का स्ट्रेट लाइन पढ़ाया जाता है पाथ, फिर उसके बाद वेव ऑप्टिक्स, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसमें डुअल नेचर की चर्चा होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब लाइट के पार्टिकल नेचर पे हम सारी स्टोरी आगे जो भी बताने वाले हैं वो बताएंगे। तो लाइट का पार्टिकल नेचर हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी लाइट का पाथ कैसा लेकर के चलेंगे, स्ट्रेट लाइन पाथ, जिसे हम रेक्टिलिनियर पाथ भी बोलते हैं। तो जैसे मान लीजिए आपने एक बल्ब जलाया, बल्ब से क्या निकली, लाइट निकली, लाइट की वजह से सारी चीजें हमें देखने को मिली। अब लाइट जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है तो वहां से बहुत बार होता है कि लाइट रिफ्लेक्ट भी करती है। लाइट जैसे मान लो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ी, वहां से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट दूसरी तरफ मुड़ जाती है, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं एल्यूमिनेट होना शुरू हो जाती है। अगर लाइट जहां पे नहीं पहुंच पा रही है, रिफ्लेक्शन की वजह से भी इल्यूमिनेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है बेटा। टॉर्च से लाइट निकलती है, ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए जाती है। लाइट की डेफिनेशन है, आप देख सकते हैं, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस सेंसेशन ऑफ विजन। पीछे हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। अब रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन के बारे में हम बात करेंगे। रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन को आप महसूस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कुछ इस तरीके की चीजें कि कोई विंडो वगैरह है, सन की लाइट वहां से आ रही है तो मानो बिल्कुल स्ट्रेट चलते हुए नजर आती है। तो ये मेरे को साफ साफ दिखता है, जो न्यूटन ने बोल रखा है कि लाइट का पाथ स्ट्रेट लाइन होता है, मेरे को साफ साफ दिखता है ऐसा। बट आगे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी होते हैं जहां पे लाइट का पाथ कर्व भी होता है। ये सब सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं, और अभी हमारे सिलेबस में वो चीजें नहीं है, तो इसलिए हम टाइम पास नहीं करेंगे उन सब ऐसी किसी भी बात को करके। बट आपको ध्यान रखना है कि रियलिटी में लाइट का पाथ कर्व होता है, उसी कर्व पाथ में कुछ लिमिट तक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है, और दोनों ही लोग अपने अपने जगह पे सही थे। वो देखने का परसेप्शन अलग अलग था। न्यूटन ने कुछ लिमिट तक देखा, बियॉन्ड दैट लिमिट हाइगेंस ने देखा। हाइगेंस वाले पार्ट में, हाइगेंस वाली बात में दोनों बातें छुपी है कि कर्व पाथ भी होता है और स्ट्रेट लाइन पाथ भी होता है। फिलहाल के लिए हम लोग स्ट्रेट लाइन पाथ को लेकर के चलेंगे। लाइट के स्ट्रेट लाइन पाथ को लेते हुए न्यूटन ने कुछ बातें बताई जो हम तुम्हें बताने वाले हैं। लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में उन्होंने डिस्कशन किया, जिसमें सबसे पहले आता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ी, किसी भी सरफेस पे लाइट पड़ी, ओपेक सरफेस है, उसने लाइट को पास नहीं होने दिया, शाइनिंग सरफेस भी है वो, तो उसने लाइट को क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, बाउंसिंग बैक यानी वापस कर दिया। कुछ इस तरीके से कि लाइट पड़ी, इंसिडेंट लाइट बोलेंगे इसे, पीक्यू, पीक्यू इज इंसिडेंट लाइट। टकराने के बाद ये लाइट क्या हो गई, वापस आ गई, इसे बोलते हैं अपन लोग रिफ्लेक्टेड लाइट। ये क्या है, रिफ्लेक्टेड लाइट। ये कोई मिरर हो सकता है, कोई भी शाइनिंग सरफेस हो सकता है। ओपेक सरफेस का मतलब जिसपे से लाइट इस पार से उस पार न जा पाए, ऐसा कोई सरफेस। हालांकि 100% ऐसा कभी भी नहीं होता। जब लाइट किसी सरफेस पे गिरती है तो लाइट का कुछ पार्ट तो आगे चला ही जाता है, लाइट का कुछ पार्ट एब्जॉर्ब भी हो जाता है। मोस्ट ऑफ द पार्ट जो कुछ भी, मतलब मोस्ट ऑफ द सिनेरियो जो जिस चीज की बनती है कि वापस आ रहा है तो रिफ्लेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, आगे चला गया तो रिफ्रैक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, एंड बाकी की चीजें भी होती हैं। तो यहाँ पे हम रिफ्लेक्शन पे फोकस करने वाले हैं कि किसी भी स्मूथ सरफेस पे लाइट गिरी और अगर वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस आ गई, तो रिफ्लेक्ट होने का मतलब है बाउंसिंग बैक, तो यानी बाउंसिंग बैक होकर के वापस आ गई, इसी को कहा जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें कुछ रूल्स होते हैं जिनके तहत ये होता है, तो उन्हें कहा जाता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बेसिकली रूल तो कहना गलत है, लॉज आप कहिए। लॉज हमेशा ही होगा, लॉज होता है नेचुरली, वो आप गलत नहीं कर सकते, हर जगह होगा। रूल्स तो हम इंसान बनाते हैं, वो बदले जा सकते हैं, ठीक है ना। तो ये लॉ होता है कि यहाँ पे जब लाइट रिफ्लेक्ट करती है तो कुछ लॉज होते हैं और उन्हें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। उन लॉज को समझने के लिए आपको हमेशा ही ध्यान रखना है, जिस सरफेस पे लाइट गिरी, जिस पॉइंट पे गिरी, इसे कहा जाता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे
सरफेस के परपेंडिकुलर एक लाइन प्लॉट करिए, इसे क्या बोलेंगे बेटा, नॉर्मल बोलेंगे, नॉर्मल ऑफ द सरफेस। नॉर्मल से आने वाली लाइट जिस एंगल पे गिरती है, ये वाला एंगल, इसे कहते हैं इंसिडेंट एंगल और इसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं। नॉर्मल से रिफ्लेक्ट होकर के जो लाइट जाती है, वो जो एंगल बनाती है ये वाला, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, रिफ्लेक्टेड एंगल बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो हैं, वो क्या बोलते हैं कि पहली तो आई और आर दोनों आपस में बराबर होगा। कभी भी रिफ्लेक्शन होगा, चाहे किसी भी तरह का सरफेस हो, फ्लैट सरफेस हो, कर्व सरफेस हो, स्फेरिकल सरफेस हो, किसी भी तरह का सरफेस हो, अगर रिफ्लेक्शन होगा तो ये एंगल दोनों आपस में क्या बैठते हैं, बराबर। ये एंगल नॉर्मल से चेक किए जाते हैं, इसको ध्यान रखना। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों कहां से चेक किए जाते हैं, नॉर्मल से, और ये दोनों एंगल हमेशा ही क्या बनेंगे, बराबर बनेंगे। यहां वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बनेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ क्या है, वैसे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे, तो वो कुछ इस तरीके से आप लिखेंगे, देखिए ध्यान से। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये पहला लॉ है, यानी आई इज इक्वल टू आर, जो मैंने अभी बोला। सेकेंड लॉ ध्यान रखना, इंसिडेंट रे नॉर्मल टू द मिरर at the point of incidence and the reflected ray all lie in the same plane। देखो हमारा प्लेन ये एक बोर्ड हुआ, ये हमारा बोर्ड जिसपे मैं तुम्हें अभी बता रहा हूं, टीच कर रहा हूं, ये एक प्लेन है। ध्यान से देखो तो ये लाइन उसी प्लेन में प्लॉट की गई, ये नॉर्मल भी उसी प्लेन में प्लॉट हुआ और रिफ्लेक्टेड लाइट भी उसी प्लेन में गई, तो ये तीनों चीजें हमेशा एक ही प्लेन में लाई करती हैं, ऐसा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बोलता है, ठीक है बेटा। अब जो है चीजों को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन की बात करते हैं। दो तरह का रिफ्लेक्शन होता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है, किसी भी स्मूथ सरफेस से होता है। इसमें बेसिकली लाइट की एक बीम आती है, पैरेलल बीम, और वो एक डायरेक्शन से आके रिफ्लेक्ट होने के बाद पूरी बीम एक ही डायरेक्शन में जाती है, यानी यूनिडायरेक्शनल रिफ्लेक्शन जो होता है, इसी को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। यूनिडायरेक्शनल मतलब एक ही डायरेक्शन में रिफ्लेक्शन, यूनिडायरेक्शनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन थ्रू स्मूथ सरफेस, दैट इज रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन ग्लास, स्टील, वाटर एक्सेट्रा, ये क्या होते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन में आते हैं। यूनिडायरेक्शनल रिफ्लेक्शन आप बोल सकते हैं, ये सारा का सारा रिफ्लेक्टेड बीम एक दूसरे के पैरेलल एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो यूनिडायरेक्शनल रिफ्लेक्शन, यूनिडायरेक्शनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यूनिडायरेक्शनल रिफ्लेक्शन को क्या बोला जाता है बेटा, रेगुलर रिफ्लेक्शन। इसके होने की कंडीशन, शर्त क्या होती है बताइए, इसके होने की कंडीशन ये होती है कि ये जो है वो हमेशा ही स्मूथ सरफेस या शाइनिंग सरफेस से ही होता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, जिसे डिफ्यूज रिफ्लेक्शन के नाम से भी जाना जाता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, जितने भी हमारे रफ सरफेसेस होते हैं कुछ इस तरीके से, जिसमें रफनेस काफी ज्यादा होती है, लाइट की बीम आएगी तो एक ही डायरेक्शन से, मगर रिफ्लेक्ट होकर के ये जाती अलग अलग डायरेक्शन में। ये देखो पूरी बीम एक दूसरे के पैरेलल आई, पूरी लाइट, ये सारी लाइट रे एक दूसरे के क्या आई, पैरेलल। देखना, ध्यान देना, ये लाइट रे है 1 2 3 4 5 रेज मिल हमने यहां पे गिराई है, और इनको कलेक्टिवली बीम ऑफ लाइट कहा जाएगा। तो बीम ऑफ लाइट एंड रे ऑफ लाइट में एक डिफरेंस होता है। रे ऑफ लाइट में सिंगल रे बनाते हो आप, और बीम के अंदर क्या करते हो, मल्टीपल रेज बनाते हो। हालांकि प्रैक्टिकली सिंगल रे बना पाना पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, राइट। लाइट की चाहे जितनी भी पतली जगह से, फाइन जगह से आप उसको निकालने की कोशिश करेंगे, कई सारी रेज एक साथ निकल जाती हैं, तो अल्टीमेटली आप एक बीम ऑफ लाइट ही गिराते हो कहीं पे भी। फिलहाल के लिए एक बीम ऑफ लाइट यहां पे गिरी, और आफ्टर रिफ्लेक्शन ये अलग अलग डायरेक्शन में जाने लगी, कुछ इस तरीके से। देखिए ध्यान से, एक उधर जा रही है, एक इधर जा रही है, कोई इधर जा रही है, सब एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रही हैं, यूनि डायरेक्शन में नहीं जा रही हैं, इसीलिए इसको बोला जा रहा है इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। कहां से होता है, ये रफ सरफेस से होता है। अब देखो इसके पीछे की वजह वही है, एंगल आई बराबर एंगल आर। मैं उस वजह में नहीं जाने वाला क्योंकि वो पूछा नहीं जाएगा आपसे। एंगल आई बराबर होता है एंगल आर के। यहां पे स्मूथ सरफेस होगा, सारे नॉर्मल एक दूसरे के पैरेलल बनेंगे। रफ सरफेस में क्या होगा, सारे नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में बनेंगे, तो अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे भी जाएगी। मैं इसके तरफ नहीं जाने वाला, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जब मैंने कर रखा है इस पूरे चैप्टर को, लगभग हम लोगों ने 18 वीडियोस लेक्चर में इसको कवर कर रखा है, तो वहां पे आप देखेंगे कि हम लोगों ने इन सारी बातों को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। बट यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे हम लोग कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा कंटेंट डिस्कस करने वाले हैं, तो हम क्या करेंगे, टू द पॉइंट बात करेंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड हो। आउट ऑफ द ट्रैक जाकर के कोई भी बात हम लोग नहीं करने वाले, ठीक है बेटा। तो चलिए, दो तरह का रिफ्लेक्शन हो गया, तो ठीक है बेटा। इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन आपने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ इमेजेस की, ठीक है। टाइप्स ऑफ इमेजेस, तो टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या होती हैं, टाइप्स ऑफ इमेजेस क्या होती हैं बेटा। इमेज क्या होती है, तो इमेज तो हम लोग देखते हैं, जैसे प्लेन मिरर के सामने डेली खड़े होते हो अपनी फेस देखने के लिए, तो वहां पे तुम्हें क्या दिख रही है, इमेज ही दिख रही है। ये इमेज दो तरह की होती है। वैसे इमेज की सही डेफिनेशन क्या है, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज जिस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं वो इमेज बना रही होती हैं, ठीक है। रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज जिस किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती हैं वो क्या बनाती हैं, इमेज। ऑब्जेक्ट क्या होती है, तो इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज, मतलब कि जो लाइट रे आ रही हैं
उनका जो इंटरसेक्शन है, किस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, उसे क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज। इमेज क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड लाइट रेज। फिलहाल के लिए आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के सामने कोई जेंटलमैन खड़ा है, तो इसकी इमेज यहां पे नजर आ रही है। अब ये इमेज किस तरह की है बताइए, ये इमेज वर्चुअल इमेज कहलाती है, ये वर्चुअल इमेज कहलाती है। देखो, वर्चुअल इमेज का मतलब है कि ऐसी इमेज जो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से ना बने, उसे क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और जो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से इमेज बनती है, और इमेज की डेफिनेशन वही है जो मैंने अभी बताया, ठीक है। तो जो रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से इमेज बनती है, उसे अपन लोग क्या बोलते हैं बेटा, रियल इमेज बोलते हैं। फाइन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड लाइट रे फॉर्म्स इमेज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे फॉर्म्स ऑब्जेक्ट। तो यहां पे बेसिकली क्या है कि ये हमारा मिरर है, जेंटलमैन सामने खड़ा है, तो इसकी यहां पे इमेज जो नजर आ रही है वो आपको वर्चुअल इमेज नजर आ रही है। क्यों? क्योंकि यहां से जो लाइट रे गई है, मिरर से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई है, फिर भी अंदर इमेज नजर आ रही है, यानी वो इमेज रियल इंटरसेक्शन से नहीं बना है, वो वर्चुअल इंटरसेक्शन से बना है। एक्चुअली होता क्या है, प्लेन मिरर जैसे मान लो तुमने कोई सामने लिया, ये है प्लेन मिरर, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट यहां पे कोई बल्ब जलाओ, तो यहां से लाइट रे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी, ये लाइट रे ऐसे जाएगी, रिफ्लेक्ट होकर के इधर चली जाएगी। तो मैंने क्या बोला, रिफ्लेक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन। अब ये दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं, कहां इंटरसेक्ट करेंगी, पीछे की तरफ तो इंटरसेक्ट करने से रही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करिए कि अगर ये मिरर ना होता तो ये दोनों लाइट रे कहीं पीछे इंटरसेक्ट कर रही होती, लाइक इसको आप पीछे एक्सटेंड करिए, इसको पीछे एक्सटेंड करिए, तो यहां पे इंटरसेक्ट कर रही होती। दैट मींस कि ये क्या है, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे। तो ये क्या बनाएगा बेटा, इमेज बनाएगा। ये क्या बनाएगा, इमेज बनाएगा। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या बनाने वाला है, इमेज बनाने वाला है, ठीक है। तो ये इमेज है कैसी, ये तो वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि वो रियल इंटरसेक्शन है ही नहीं, लाइट रे को आप एक्सटेंड करके कर रहे हो इंटरसेक्शन, तो वो है वर्चुअल इमेज। बट कई बार रियल इमेज भी बन जाती है, कई बार रियल इमेज भी बन जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमारे पास ये है प्लेन मिरर, राइट, और कोई लाइट रे हैं जो इस तरह से आ रही हैं, दो लाइट रे ऐसे आई, ठीक है। अब देखो एक बात समझना, ये ऑब्जेक्ट था, ये था रियल ऑब्जेक्ट, और ये इमेज है, ये क्या है, वर्चुअल इमेज। रियल ऑब्जेक्ट क्यों है, क्योंकि ये इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे है। तो इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे क्या बनाता है बेटा, ऑब्जेक्ट बनाता है, और ये रियल इंटरसेक्शन है इसलिए रियल ऑब्जेक्ट है। इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रे क्या बनाता है, इमेज, मगर ये इंटरसेक्शन है कैसा, वर्चुअल इंटरसेक्शन है, इसलिए ये वर्चुअल इमेज है। यहां आ जाइए, अगर मान लीजिए कि ये दो लाइट रे हैं और ये ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होकर के कैसे जाने वाली है, ऐसे और ऐसे आने वाली है, ठीक है, रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आने वाली है, तो ये बनाएगा इमेज। मगर अब ये इमेज कैसी है, ये है रियल इमेज। ये इमेज कैसी है, रियल इमेज। ऑब्जेक्ट कहां है यहाँ पे ऑब्जेक्ट कहां है, इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रे। इंसिडेंट लाइट रे ध्यान से देखिए, ये दोनों है, ये कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, पीछे तो नहीं कर सकती इंटरसेक्ट, बट आगे इंटरसेक्ट कर जाती हैं। अगर ये मिरर ना होता तो आगे इंटरसेक्ट कर जाती हैं। तो आप गेस करिए ना वो कहां इंटरसेक्ट करती हैं। इसको एक्सटेंड करिए, इसको एक्सटेंड करिए, तो यहां जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, तो ये ध्यान रखना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है। तो प्लेन मिरर के अंदर ये खास बात होती है, रियल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनाता है और वर्चुअल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बनाता है। और ऑब्जेक्ट भी रियल वर्चुअल हो सकती है, इमेज भी रियल वर्चुअल हो सकती है, ठीक है। इमेज और ऑब्जेक्ट की जो डेफिनेशन बोला है, वो डेफिनेशन आपको ध्यान में रखना है। ऑब्जेक्ट जो हम डेली टू डेली लाइफ में बोलते हैं, वो तो कोई ऑब्स्टिकल, मतलब कोई भी चीज जो हमारे सामने दिखाई दे रही है उससे सेंस होता है। बट यहां ऑप्टिक्स के अंदर ऑब्जेक्ट का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट रेज बिफोर रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन। इमेज का मतलब होता है इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड लाइट रे, राइट। फिलहाल इस चीजों के थ्रू आगे बढ़ोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे तो बहुत ही लो लेवल की बातें हैं, आप बात को समझिए। जैसे यहां पे जो इमेज दिखाई दे रही है, ये कैसी है बेटा, वर्चुअल इमेज है, ये वर्चुअल इमेज है। क्यों? क्योंकि ये रियल इंटरसेक्शन से नहीं बनी, लाइट गई सामने से रिफ्लेक्ट होकर वापस आ गई, फिर भी इमेज हमको नजर आ रही है। और एक इंटरेस्टिंग सी बात और, मिरर के जितना सामने होता है ये ऑब्जेक्ट, उतना ही अंदर हमें इमेज नजर आती है यहाँ पे। तो वो जो पीछे की तरफ इमेज तुमको महसूस हो रही है, वहां कोई लाइट रे गई थोड़ी थी मिलने, तुमने वर्चुअली इंटरसेक्शन वहां पे एज्यूम करना है, ठीक है। तो वर्चुअल इंटरसेक्शन से ये इमेज बनी है, इसलिए क्या है, वर्चुअल इमेज। बट कई बार रियल इमेज भी बनती है। जैसे पिक्चर हॉल के अंदर प्रोजेक्टर से स्क्रीन के ऊपर जब लाइट रे मारी जाती है, प्रोजेक्टर से स्क्रीन के ऊपर जब लाइट रे मारी जाती है, तो बेसिकली क्या होता है कि वहां पे इमेज ही नजर आती है। ऐसा तो है नहीं कि कोई सच का इंसान चलने लगा वहां पे, राइट। इमेज ही नजर आती है, बट वो जो इमेज है वो रियल इंटरसेक्शन से बनी हुई है। वो इमेज कैसे बनी है बेटा, रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रे से बनी हुई है, ठीक है। तो यहां पे रियल इमेज बनी, यहां पे क्या बनी, वर्चुअल इमेज बनी। वर्चुअल इमेज अगर आपको एग्जाम में लिखने को आएगा तो आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको जरूर लिखना है।
राइट। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। वर्चुअल इमेज जो होती है वो स्क्रीन पे ऑब्टेन्ड कर पाना पॉसिबल नहीं है। रियल इमेज का क्या होता है बेटा, रियल इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। रियल इमेज जो है वो स्क्रीन पे बनाई जा सकती है, वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे नहीं बनाई जा सकती। स्क्रीन मतलब ऐसी कोई स्क्रीन अगर तुम यहां रख दो मिरर के पीछे और इमेजिन करो कि वहां पे क्या कोई इमेज बनेगी, नहीं बनेगी, क्योंकि कोई लाइट रे गई नहीं वहां पे। तो वर्चुअल इमेज स्क्रीन पे बनाई नहीं जा सकती। वर्चुअल इमेज को आप टच नहीं कर सकते। रियल इमेज को स्क्रीन पे बना सकते हो, वहां पे आप हाथ रखोगे, आपके हाथ पे वो बन जाएगी इमेज, यानी उस इमेज को आप टच कर पा रहे हो। समझ में आई बात? तो ये आपको रखना है। बाकी ये जो डेफिनेशंस है ये थोड़ा सा अच्छे लेवल पे है। जब बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं तो आपको इन्हीं डेफिनेशंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। रियल और वर्चुअल दोनों ही चीजें हो सकती हैं। आपके एग्जाम के हिसाब से सिर्फ इतनी बात आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इमेज जो बनती है प्लेन मिरर के अंदर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको हमको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस यहां से बनते हैं, तो चलिए वन बाय वन उनको देख लेते हैं, ठीक है बेटा। तो वन बाय वन अगर हमको देखें, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है, ठीक है। एंड ऑफ द सेम साइज, यानी जितने साइज की ऑब्जेक्ट होगी उतने ही साइज की इमेज भी बनेगी। यहां पे ये देखिए, ये छोटू सामने खड़ा है मिरर के, तो इसकी जो साइज है और इमेज की जो साइज है वो एक ही है, और इसका सर भी ऊपर है, इमेज का भी सर ऊपर है, मतलब ये इमेज इरेक्ट है, ठीक है। तो वर्चुअल इमेज बनी, साथ में इरेक्ट बनी, सेम साइज की इमेज बनी, ये इमेज वर्चुअल है, ठीक है बेटा। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोल रहा है, इमेज इज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। प्लेन मिरर से जब कभी भी इमेज बनती है, मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट होता है, महसूस होता है कि मिरर के अंदर उतना ही दूरी पे क्या बनी है इमेज। कुछ इस तरीके से, ये मिरर है, मिरर के सामने यहां पे हम लोगों ने ऑब्जेक्ट रखी, इमेज भी उतना ही अंदर महसूस होती है। तो यहां पे दोनों की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिरर से क्या है, बराबर होती है, ठीक है। ये हो गई दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब तीसरे कैरेक्टरिस्टिक्स पे आ जाइए। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इमेज इन अ प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड। लैटरल का मतलब क्या होता है, साइड वाइज, लेफ्ट का राइट, मतलब अपनी लैटरल साइड्स हमारे, जैसे मान लो मैं खड़ा हूं तो लैटरल साइड एंड लॉन्गिट्यूडनल साइड्स, दो तरह की साइड्स होती हैं। लैटरल साइड्स का मतलब हमारे लेफ्ट देखना है, राइट देखना है, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल साइड्स का मतलब हमारे ऊपर देखना है और नीचे देखना है, तो ये होती है लॉन्गिट्यूडनल साइड्स। लैटरल साइड्स का मतलब लेफ्ट राइट होता है। तो प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है बेटा वो लैटरली इन्वर्टेड होती है, कुछ इस तरह से लैटरली इन्वर्टेड होती है। यानी कि अगर तुम प्लेन मिरर के सामने कभी भी एक्सपेरिमेंट करके देखो, अपना राइट हैंड रेज करो तो इमेज में लगेगा कि लेफ्ट हैंड रेज हो रही है, तो ये क्या है, लैटरल इन्वर्जन है। इसके बहुत सारे यूसेज होते हैं। लैटरल इन्वर्जन होता है प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है, राइट। इसके वजह से आप कभी भी मिरर के अंदर कोई भी इमेज बनाते हो तो हमेशा ही उल्टा ही नजर आती है, ये खास बात है, ठीक है। बीम ऑफ लाइट को समझते हैं, तीन तरह की बीम ऑफ लाइट होती है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट, जिसमें बीम ऑफ लाइट मैंने आपको बताया था, कई सारी रेज जब एक साथ होती है तो उसे बीम ऑफ लाइट कहते हैं। यहां पे पैरेलल बीम ऑफ लाइट दिखाया गया, यहां पे डाइवर्जिंग लाइट बीम दिखाया गया, यहां पे कन्वर्जिंग लाइट की बीम दिखाया गया। देखो यहां पे तो पैरेलल है तो इसलिए पैरेलल बीम ऑफ लाइट, इसको डाइवर्जिंग इसलिए क्योंकि इस पॉइंट से ये सारी की सारी लाइट रेज डाइवर्ज होता हुआ बाहर निकलता हुआ नजर आ रहा है, सारी की सारी लाइट रेज बाहर जाती हुई नजर आ रही हैं, जबकि ये वाली सारी की सारी लाइट रेज इसी पॉइंट पे कन्वर्ज होते हुए नजर आ रही हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा, कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट। अब स्फेरिकल मिरर की बात करेंगे, सिलेबस के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। बाकी डिटेल में बहुत जाना है तो हमारे जो इंडिविजुअल लेक्चर्स हैं, लगभग 18 लेक्चर्स हैं, आप उनके थ्रू जाना पड़ेगा, जिसमें हम बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन डाल रखे हैं, हर एक चीज की वजह बता रखे हैं। यहाँ पे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बातें करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर्स पे आ जाते हैं। स्फेरिकल मिरर्स जो होते हैं वो स्फेयर से बनाए जाते हैं, दो तरह के होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर। जैसे ग्लास का एक आप हॉलो स्फेयर लीजिए, ग्लास का बना हुआ हॉलो स्फेयर लीजिए, इसको साइड से कट कर दीजिए, ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है उसको बाहर निकालिए, और उसको एक तरफ से आप जो है वो सिल्वर कर दीजिए, मतलब पॉलिश मार दीजिए, ये अंदर से इसको क्या कर दीजिए, पॉलिश मार दीजिए। तो अब होता क्या है कि लाइट रे जब इस पे सामने से पड़ेगी तो ये जो सरफेस है ये उस लाइट रे को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और पीछे की जो सरफेस होती है, पीछे वाली जो सरफेस होती है वो उसको हम लोग बोलते हैं ओपैक सरफेस, वो ओपैक सरफेस है। सामने वाली सरफेस क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। ये जो मिरर है, क्योंकि सामने से ही लाइट पड़ेगी और सामने से देखने पे ये उठा हुआ नजर आ रहा है, बाहर की तरफ निकला हुआ नजर आ रहा है, इसलिए इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ये है कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऐसे अगर तुम उस साइड से कट करते ऐसे, और इसको तुम पीछे से अगर सिल्वर कर दो, तो अब जब इस पे लाइट मारोगे सामने से तो ये केव जैसे नजर आ रहा है, तो इसलिए ये क्या है बेटा, कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इस तरीके से दो मिरर होते हैं। अब देखिए बात को समझिए, सामने रिफ्लेक्टिंग सरफेस, पीछे इसमें क्या हो जाएगा, ओपैक सरफेस, उसमें भी इस तरीके से रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ओपैक सरफेस, ठीक है। अब हम लोग अगर आगे बढ़े, इस पे लाइट रे अगर गिराया तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के हिसाब से ये लाइट रे को डाइवर्ज कर देगा कुछ इस तरीके से। क्यों डाइवर्ज कर देगा, क्यों डाइवर्ज कर देगा, समझिए। जैसे मान लो ये वाली लाइट रे यहां पे गई,
ये यहां पे गिरी, अब ये किधर जाएगी तुम्हें ये जानना है। तो क्या बताया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होने चाहिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए सबसे पहले क्या बनाना है बेटा, नॉर्मल। नॉर्मल स्फेरिकल सरफेस पे कैसे बनता है, तो देखो इसका सेंटर कहां था, इसका सेंटर यहां था। आप अगर इसको सेंटर से जोड़ दीजिए इस पॉइंट को, तो ये नॉर्मल बन जाएगा। सेंटर से जोड़ दीजिए तो ये क्या बन जाएगा, नॉर्मल। क्यों, क्योंकि ये रेडियस बनेगी और रेडियस स्फीयर पे हमेशा क्या होती है, नॉर्मली होती है। देखो सर्कल और स्फीयर दो ऐसी चीजें होती हैं जिनके किसी भी पॉइंट पे अगर आपको नॉर्मल बनाना है तो आप क्या करेंगे, वहां रेडियस बना देंगे। रेडियस हमेशा ही क्या होती है, नॉर्मल ही होती है। तो आप स्फेरिकल सरफेस पे नॉर्मल बनाने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस पॉइंट को कहां से कनेक्ट कर दीजिए, सेंटर से जोड़ दीजिए, जहां भी सेंटर होगा। तो जब सेंटर तुम जैसे मान लो हम लोग देख पा रहे हैं भाई ये पूरा स्फीयर था, इस स्फीयर का सेंटर कहां है, लगभग यहां पे है, मैं रफली बना रहा हूं, यहां पे है। तो आप अगर जो है इस सेंटर को, ये सेंटर सी हो गया, सेंटर सी हो गया, राइट। और ये जो मिरर होता है ना, इस मिरर का ये जो बीच वाला पॉइंट होता है बेटा, इसे पोल कहते हो। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जिस स्फीयर का सेंटर यहां पे लिया गया उसी को क्या बोला जाएगा, मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ये बोला जाता है पोल। मैं सारे पॉइंट्स आगे बताऊंगा, बट अभी समझ लीजिए, वहां पे जल्दी जल्दी कर लेंगे, ठीक है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो लाइन होती है इसे कहा जाता है प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि अगर इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ो ऐसे, तो ये नॉर्मल बन गया, क्योंकि ये रेडियस है। नॉर्मल यहां से सरफेस से पहले के लाइट के लिए देखो ये नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, बाद के लाइट के लिए नीचे वाला नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा, क्योंकि है ये नॉर्मल बाहर भी और अंदर भी, नॉर्मल दोनों तरफ है। तो जो इधर की लाइट रेज होंगी, सरफेस से इधर की लाइट रेज जो होंगी, उसके लिए ये वाला नॉर्मल मानोगे। और अगर कोई लाइट रे एक्सटेंड करके या रियल में जैसा कि लेंस वगैरह में होगा आगे की तरफ जाती है, तो उसके लिए ये वाला नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। तो अभी के लिए आपको करना क्या है, नॉर्मल से आने वाली इंसिडेंट लाइट ये एंगल बना रही है, इसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट एंगल थीटा मान लो। रिफ्लेक्टेड लाइट ये एंगल बना रही है और ये भी थीटा होगा, क्योंकि आई बराबर आर होता है। तो देखो ना, जितने एंगल पे लाइट आई है नॉर्मल से, उतने ही एंगल पे तो जानी चाहिए। तो ये ऊपर ही तो जाएगी, नीचे थोड़ी चली जाएगी। नीचे चली जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। भाई नॉर्मल यहां है, इंसिडेंट एंगल नॉर्मल और लाइट के बीच का, रिफ्लेक्टेड एंगल भी नॉर्मल और लाइट के बीच का। तो अगर तुम यहां पे बना दोगे लाइट, इधर बना दोगे, तो कभी भी वो एंगल बराबर हो ही नहीं पाएंगे। इसीलिए लाइट रे ऊपर जाएगी। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इन सारे रिफ्लेक्शंस को एक्सप्लेन कर सकते हो कि लाइट रे की जो बीम आई है, पैरेलल बीम जो आई है, वो रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज ही करके जाएगी। ये बीम आई और ये रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज करेगी, कुछ ऐसे जाएगी। तो इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा बेटा, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाएगा, ठीक है। और ऐसे यहां पे जब लाइट रे जाएगी, यहां पे देखो इसका सेंटर यहां है, तो यहां पे नॉर्मल ऐसे बनाओगे, ये जितने एंगल पे आई है ये नॉर्मल है ना, ये नॉर्मल है, नॉर्मल से उतने ही एंगल बनाते हुए जाएगी, तो कहीं यहां तो जाएगी ना ये थीटा। ये वाली लाइट रे देखो ऐसे, तो नॉर्मल ये है, नॉर्मल से जितने एंगल पे आई है उतने ही एंगल पे जाएगी, तो ये दोनों जाकर के कहीं पे यहां पे कट करेंगी, क्योंकि ये थीटा होना चाहिए। ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, समझ गए बात को। तो ये क्या कर रहा है, पैरेलल आने वाली लाइट रेस को, पैरेलल आने वाली लाइट रेस को एक पॉइंट पे ले जाकर के क्या कर रहा है बेटा, कन्वर्ज करा रहा है। एक पॉइंट पे ले जाकर के क्या कर रहा है, कन्वर्ज करा रहा है। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, कन्वर्जिंग मिरर, कुछ इस तरीके से। तो डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, दो तरह के मिरर हो गए, ठीक है। अब हम लोग जो है वो कुछ कॉमन टर्म्स जिनकी चर्चा अभी हमने किया था, सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर देख लीजिए जरा। ये ट्रांसपेरेंट स्फीयर है, ग्लास का बना हुआ, इसका कोई सेंटर होगा कहीं यहाँ पे, ये स्फीयर है, इसी से मिरर बनाया जाता है, कोई सेंटर होगा, मिरर इसके दोनों पार्ट्स के कट करके बना ली, ये सेंटर। तो ये क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहलाता है, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पढ़ सकते हैं इसको, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच मिरर इज द पार्ट। उस स्फीयर का सेंटर, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे हम लोग, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करेंगे, ठीक है। पोल उसके पहले देख लीजिए, पोल क्या है, अभी पीछे बताया था, मिरर का जो बिल्कुल ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, राइट, द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल मिरर। यानी कि अगर ये मिरर है तो उसका बीच वाला जो पॉइंट है यानी सेंटर, उसको बोला जाता है पोल, पोल, ठीक है। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली लाइन, ये वाली लाइन क्या बोली जाती है, इसको प्रिंसिपल एक्सिस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल से सेंटर तक की दूरी, इसी को क्या बोलेंगे, यानी ये वाली डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे, ठीक है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को अपन लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर से। तो ये हो गई रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर की जब तुम चर्चा करते हो, स्फेरिकल मिरर से किस तरीके से इमेज बनती है, तो कुछ हमारे पास स्टैंडर्ड रेज हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि वो लाइट रेज रिफ्लेक्ट करके किस तरह से जाएंगी। वैसे एक बात मैं आपको बता दूं, कि कहीं पर भी बेटा अगर हम लोग जो है वो किसी भी जगह पे हम लोग जो है किसी भी जगह पे अगर हम लोग कोई भी मिरर बना लें,
ठीक है, किसी भी जगह पे अगर कोई भी मिरर हम लोग बना लें, जैसे बात को समझिए, मान लीजिए जैसे मान लो ये कोई भी मिरर है, ठीक है, सेंटर यहां पे हो गया, ये पोल हो गया, और ये जो लाइन कहलाती है वो क्या कहलाती है बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट तुम सामने रखोगे, जैसे मान लो यहां पे तुमने कोई ऑब्जेक्ट रखा, यहां पे सपोज दैट तुमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, तो ये जो ऑब्जेक्ट है कोई बल्ब हो सकता है मान लो, तो इससे क्या होती है, कितनी लाइट रेज चलती हैं बताइए, अच्छा कितनी लाइट रेज यहां से निकलती हैं, तो यहां से बेटा इनफाइनाइट लाइट रेज निकलती हैं। एक लाइट रे ये जाएगी, इसके बगल में एक लाइट रे ये जाएगी, इसके बगल में एक लाइट रे ये जाएगी, इसके बगल में एक लाइट रे, ऐसे। तो इनफाइनाइट लाइट रेज किसी भी एक पॉइंट से आ रही होती हैं, किसी भी पॉइंट से, एक ऑब्जेक्ट से कितनी लाइट रे आ रही होती है, इनफाइनाइट। अब हम इनफाइनाइट लाइट रेज नहीं गिराते कभी भी इमेज को लोकेट करने के लिए, राइट, क्योंकि इमेज की डेफिनेशन क्या थी, इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट रेज। इंटरसेक्शन के लिए कम से कम कितनी लाइट रेज का होना जरूरी है, 2, इसलिए कम से कम हम 2 लाइट रेज दिखाएंगे, और वो लाइट रेज दिखाएंगे जिनके बारे में लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू हमें डायरेक्टली कुछ पता है कि रिफ्लेक्ट होने के बाद वो किधर से होकर के जाने वाली है। तो वो कुछ स्टैंडर्ड लाइट रेज जिनके बारे में हम पहले से अगर पता कर लें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल करके कि वो किधर से होकर के जाने वाली हैं, तो कहीं ना कहीं हमें चीजें आसान हो जाएंगी। तो हम वही आपको यहां पे बताने वाले हैं, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम इन वन शॉट, का मतलब है एक ही जगह हमने उन सारे पॉइंट्स को बता दिए। देयर आर टोटल 4 पॉइंट्स, 4 ऐसी रेज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए कि वो रिफ्लेक्ट होकर के किधर से जाती हैं। सबसे पहली बात, अगर जैसे मान लीजिए ये कोई मिरर है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई ऑब्जेक्ट है, यहां पे लीनियर ऑब्जेक्ट है, कुछ साइज है इसकी, तो देखो एक बात समझना, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइट, और हर पॉइंट से लाइट रेज निकलेंगी कितनी, इनफाइनाइट लाइट रेज। तो हर एक पॉइंट से, जैसे मान लो इसके टॉप से इनफाइनाइट लाइट रेज निकलेंगी, इस मिरर के हर पार्ट पे गिरेंगी। देखो इस ए पॉइंट से लाइट रे यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, यहां भी जाएगी, मिरर के हर पार्ट पे लाइट रे ए पॉइंट से आएंगी। मगर इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये सारी लाइट रेज, चाहे कोई भी लाइट रे हो, रियलिटी में जब वो टकराती हैं, रिफ्लेक्ट होकर के एक ही पॉइंट पे जाकर के इंटरसेक्ट करती हैं, और वो पॉइंट होगा ए पॉइंट की इमेज। ऐसे ही बाकी के पॉइंट जो है, जैसे मान लो यहां वाला पॉइंट, यहां से भी लाइट रे इस पे गिरेगी हर जगह पे, यहां से भी हर जगह पे लाइट रे गिरेगी, और वो भी जाकर के एक जगह इमेज बनाएगी, वो इस पॉइंट का इमेज होगा। ऐसे ही ये जो ऑब्जेक्ट है, इसके हर पॉइंट की इमेज बनती है। ये जो ऑब्जेक्ट दिख रही है तुम्हें, इसके ए पॉइंट की भी इमेज बनती है, बी पॉइंट की भी इमेज बनती है। हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ ए पॉइंट की इमेज बनाएंगे, क्योंकि बी पॉइंट की इमेज और बाकी पॉइंट की इमेज उसी के नीचे ही तो होगी, इसलिए सिर्फ और सिर्फ इमेज किसकी बनाएंगे हम लोग, ए पॉइंट की बनाएंगे। और ए पॉइंट की इमेज बनाने के लिए कम से कम कितनी लाइट रेज वहां से निकालनी पड़ेगी, अपने को 2 लाइट रेज निकालनी पड़ेगी, ताकि हमें यह पता चले कि इंटरसेक्शन कहां हो रहा है। बिकॉज इंटरसेक्शन के लिए कम से कम 2 लाइट रेज का होना जरूरी है, या 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा तो बनाने की अपने पास टाइम नहीं है, बनाएंगे तो सबके सब एक ही जगह जाके कट करेंगी, बट कम से कम हमको 2 तो बनाना ही पड़ेगा। तो देखिए बात को समझते हैं, अगर ए पॉइंट से कोई लाइट रे चले, राइट, इंसिडेंट लाइट रे, और रिफ्लेक्ट होकर के वो किधर से जाएगी वो हमको जानना है। अगर यहां से कोई लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाए, तो बेटा ध्यान रखना, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली लाइट रेज कुछ इस तरह से, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली लाइट रेज, फोकस की डेफिनेशन है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से होकर के जाएंगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाने वाली लाइट रेज कहां से होकर के जाती हैं, फोकस की। किसी भी सरफेस की फोकस क्या होती है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट से होकर के गुजरती हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे, वही फोकस होता है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ द फोकस, मतलब वो देखो हमारे डिफाइन करने से तो लाइट रे चलेगी नहीं, वो तो अपने हिसाब से चलेगी। हमने डेफिनेशन लाइट के हिसाब से अपनी बना रखी है कि लाइट जैसे जैसे गई हमने उसके हिसाब से डेफिनेशन बना दी, वो मैं तुम्हें बताने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो लाइट रे जब पैरेलल चलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के गुजरती हैं, फोकस से होकर के गुजरती हैं। दूसरे रूल के बारे में समझिए कि अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो गई, ये देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बेटा अपने पाथ को वो रिट्रेस कर जाएगी। क्यों? देखो एक बात मैं बता दूं, ये सारी बातें प्रूव की जा सकती हैं बाई द सेम लॉजिक, और वो क्या था, एंगल आई बराबर एंगल आर, एंगल आई बराबर एंगल आर। इस बात से ये सारी बातें प्रूव कर सकते हैं, राइट। रेगुलर लेक्चर में हमने प्रूव भी किया है, यहां पे आपको डायरेक्टली उन बातों को मैं बताने का काम कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइट सीधा ही चली जाएगी। क्यों भाई? क्योंकि नॉर्मल भी तो ऐसे ही बनेगा, सेंटर से जोड़ोगे ना, इस जगह को सेंटर से जोड़ोगे तो नॉर्मल ऐसे ही बनेगा। तो जीरो एंगल का इंसिडेंट है, तो जीरो एंगल का रिफ्लेक्शन भी होना चाहिए, यानी लाइट रे अपने सेम पाथ को क्या करेगी बेटा, रिट्रेस करते हुए वापस चली जाएगी, यानी जिस रास्ते से लाइट आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ध्यान रखना, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने पास पाथ को रिट्रेस करते हुए चली जाती हैं। तीसरी बात, अगर कोई लाइट रे फोकस से होकर के गुजरी,
मान लो ये फोकस है, लाइट रे फोकस से ही होकर के चली गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी एक टर्म होता है। लाइट के पाथ को अगर मैं जस्ट रिवर्स कर दूं तो अपने लाइट के डायरेक्शन ऑफ मोशन को अगर मैं जस्ट रिवर्स कर दूं तो वो सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए वापस जाती है। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इसको और इसको आप सेट कर सकते हैं। अगर ऐसे आके फोकस से गई तो फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाएगी, सिंपल है। ये दोनों बातें एक ही हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी के प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से, ठीक है। अगले पॉइंट पे आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट पे, कि अगर कोई लाइट रेज पोल पे गिरती है तो जितने एंगल पे गिरती है उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के नीचे की तरफ जाएगी। क्यों? क्योंकि एंगल आई बराबर क्या होना चाहिए, एंगल आर होना चाहिए। तो पोल पे गिरने वाली लाइट रे जितने एंगल पे इंसिडेंट होती है उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट होकर के वापस जाती है। तो ये चार बातें हैं, ये चार रेज हैं जिनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाएंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। इमेज की लोकेशन पता करेंगे कि इमेज कहां पे होगी, ठीक है बेटा। तो आइए चलिए इनका यूज सीखते हैं और बात करेंगे कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर से इमेज के फॉर्मेशन की। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। तो मान लीजिए हम लोग कोई कॉन्केव मिरर लेते हैं, कॉन्केव मिरर लेते हैं, ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे, इमेज की पोजीशन देखेंगे, इमेज की साइज देखेंगे और नेचर ऑफ द इमेज भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली केस कि अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे हो, देखो इंफिनिटी का मतलब बहुत दूर, तो बहुत दूर से आने वाली लाइट रेज बेटा एक दूसरे के क्या होती हैं, पैरेलल, और वो सब कहां जाकर के कट करेंगी, फोकस पे या फोकल प्लेन में, ठीक। यानी इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से बहुत ही दूर है, अब ये जो पॉइंट, ये जो ऑब्जेक्ट ए भी है वो बहुत दूर है, हम बोर्ड पे उतना दूर नहीं बना सकते, तो वहां ए पॉइंट से जितनी भी लाइट रे चलेंगी वो सब एक दूसरे के पैरेलल ही चलेंगी। देखो यहां पे ये वाली लाइट भी ए से चल रही है, ये वाली लाइट भी बी से ए से ही चल रही है, ये दोनों लाइट रे ए से चल रही है एक दूसरे के पैरेलल। भाई बेसिकली हम वो डायग्राम इतना दूर है कि हम इस छोटे से बोर्ड पे उसको नहीं दिखा सकते, बट आपको इस बात को समझना पड़ेगा। जैसे सन है, सन से लाइट रे अगर हमारे सामने एक मिरर है उस पे आ रही हो तो सारी की सारी लाइट रेस पैरेलल ही आएंगी, सारी की सारी लाइट रे क्या आएंगी, पैरेलल ही आएंगी। सन के किसी भी एक पॉइंट से आने वाली लाइट रे एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है तो उससे आने वाली लाइट रेज एक दूसरे के क्या है बेटा, पैरेलल, और पैरेलल आने वाली लाइट रेज कहां कट करती हैं, फोकस पे। यानी इमेज की पोजीशन क्या होगी, इमेज फोकस पे बनेगी। इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी। साइज ऑफ द इमेज, देखो ए पॉइंट से आने वाली लाइट रेज भी पैरेलल है, बी पॉइंट से आने वाली लाइट रेज भी पैरेलल है, और वो सब के सब फोकस पे ही कट करेंगी। इसका मतलब ए और बी दोनों की इमेज कहां बनने वाली है, फोकस पे ही बनने वाली है। तो इमेज कितनी से बनने वाली है, इतनी सी, एकदम से छोटी सी, वो तो दिखाई भी नहीं देगी अपने को, मतलब बहुत ही छोटी, पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड, जो भी बोल लो। तो यानी इसकी जो साइज है वो हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज बोल सकते हो। नेचर का जहां तक सवाल है तो आप देखिए कि ये रियल इंटरसेक्शन हो रहा है इमेज बनाने के लिए, तो इसलिए ये इमेज रियल है। और आगे के केसेस से डील हो जाएगा कि ये इन्वर्टेड इमेज बनेगी, हाईली डिमिनिश्ड यानी पॉइंट साइज की बनेगी, ठीक है। तो रियल इमेज बन रही है, इन्वर्टेड भी बनेगी ये, क्योंकि इसके आगे के केस में आपको पता चल जाएगा। तो रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली डिमिनिश्ड। आ जाइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड केस की बात करते हैं। सेकंड केस की बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे हो जाए तब क्या होगी। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इंफिनिटी पे बनेगी। इमेज कहां बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे है, ये देखो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ए पॉइंट से जब तुम लाइट रेज ले जाओगे, जैसे एक लाइट रेज लेके गए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये फोकस से होकर के चली गई है ऐसे। दूसरी लाइट रे मान लो ये ऐसे लेकर के जा रहे हैं, और ये लाइट रे कौन सी है, तो ये लाइट रे कुछ ऐसी है कि पीछे से अगर लेकर के आते तो ये सेंटर से आती हुई नजर आती, तो कुल मिलाकर के ये सेंटर से ही आ रही है। तो सेंटर से आने वाली लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस कर जाती है, सेंटर से आने वाली लाइट रे अपने पाथ को क्या कर जाएगी बेटा, रिट्रेस कर जाएगी। तो ये जो दोनों लाइट रेज हैं, एक ये और दूसरी ये कभी भी आगे इंटरसेक्ट करोगे तो मिलेंगी नहीं। कहां मिलेंगी, इसको क्या मानेंगे, इनफाइनाइट पे जाकर के मिलेंगी। तो इसलिए इमेज की पोजीशन क्या होगी, इन्फिनिटी पे होगी। बहुत ही बड़ी इमेज बनने वाली है, हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, इनलार्ज होगा। ये गलत लिखा हुआ है, इसको आप सही कर लेंगे। हाईली डिमिनिश्ड नहीं होगा, इनलार्ज इमेज बनने वाली है, इसको आप कनेक्ट कर लीजिएगा। इनलार्ज इमेज बनने वाली है, बहुत ही बड़ी इमेज ये बनती है, राइट, बहुत ही बड़ी इमेज बनती है, साथ में रियल होती है और इन्वर्टेड भी होती है। अगले केस पे चलते हैं, नेक्स्ट केसेस पे चलते हैं, हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट केसेस पे। देखिए मान लीजिए बियॉन्ड सी हो अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट, ठीक है। यहां देखिए ये मिरर है, मिरर का ये सी है, सी के बियॉन्ड यानी यहां पे कहीं पे हमारे पास क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। तो यहां पे अगर ऑब्जेक्ट होगी बेटा पैरेलल लाइट रेज आएंगी,
कहां से होकर के जाएंगी, फोकस से। फोकस कहीं यहां पे होगा ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में फोकस होता है मिरर के केस में। तो ये फोकस से होकर के ऐसे चली जाएगी, ये ब्लू लाइन। कोई दूसरी लाइट जो फोकस से होकर के जाएगी वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। तो ये दोनों कहां कट कर रही हैं, यहाँ पे, यानी ए की इमेज यहाँ पे बनेगी, यानी फोकस और सी के बीच में बनेगी, फोकस और सी के बीच में बनेगी। तो ये कंप्लीट इमेज बनेगी। देखो ये ए की इमेज यहां पे बन रही है, तो बी की इमेज ठीक उसी के नीचे बनेगी, यानी कंप्लीट इमेज बनेगी। तो इमेज की लोकेशन क्या है, बिटवीन सी एंड एफ, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज, रियल, इन्वर्टेड एंड स्मॉल साइज। ठीक है, तो बिटवीन एफ एंड सी डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब आप स्मॉल साइज इसको लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। हाईली डिमिनिश्ड यहां लिखा था, यहां डिमिनिश्ड लिखा है, इसका मतलब है स्मॉल साइज, छोटी बनेगी, यानी ऑब्जेक्ट से काफी छोटी बनेगी। एंड साथ में रियल और इन्वर्टेड तो होगी ही होगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो होगी ही होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ ले, नेक्स्ट केस पे चलिए। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन एफ एंड सी हो जाए तब क्या होगा। एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट है, कुछ इस तरह से, राइट। हमारे पास ये हो गया मिरर, ऑब्जेक्ट ये है एफ और सी के बीच में। सेम लॉजिक देखो, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, लाइट फोकस से होकर के जा रही है, फोकस से होकर जाने वाली लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जा रही है। तो यहां पे इमेज बन रही है, इमेज बड़ी बन रही है। अब की बार इमेज बनी, देखो भाई, सी और पी के बीच में जितनी भी इमेज बनती हैं वो सब छोटी बनती हैं, सी और इनफाइनाइट के बीच में जितनी भी इमेज बनेंगी वो सब बड़ी बनेंगी। ठीक है, और कॉनकेव मिरर से हमेशा इन्वर्टेड इमेज बनेगी, नीचे ही की तरफ बनेगी, सिर्फ एक केस को छोड़ करके, केस नंबर 6 वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देख लीजिए, बियॉन्ड सी, सी के पीछे की तरफ, और मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, मतलब बड़ी इमेज बन रही है, साथ में ये इमेज रियल और इन्वर्टेड भी बन रही है। ठीक है, आ जाइए अगले केस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है कि अगर ऑब्जेक्ट सी पे ही रख दिया जाए तो बेटा ध्यान रखना इमेज भी सी पे ही बनती है। ये इसलिए ये इंपॉर्टेंट केस हो जाती है क्योंकि सेम साइज की बनती है, सेम जगह बनती है, और वो जगह कौन सी होती है, सी होती है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट रख दोगे तो इमेज जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल इन्वर्टेड होगी। ठीक है, डायग्राम आपके सामने, रे डायग्राम आप बना सकते हैं। एट सी सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। एंड लास्ट वन बिटवीन पी एंड एफ, ये ऐसी केस है, आखिरी केस, जिसमें इमेज बेटा वर्चुअल बनती है, और वर्चुअल इमेज कॉनकेव मिरर से हमेशा बड़ी बनती है। आगे तुम देखोगे कॉन्वेक्स मिरर, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा इमेज कैसी बनाता है, वर्चुअल इमेज। कॉनकेव मिरर भी वर्चुअल इमेज बनाएगा, मगर कॉनकेव मिरर की इमेज बड़ी बनती है और कॉन्वेक्स मिरर की इमेज छोटी बनती है। ये डिफरेंसेस हैं, इनको हम लोग आगे वन लाइन में देखेंगे भी। ठीक है, तो बिटवीन पी एंड एफ अगर कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट हो जाए लाइक दिस, ऐसे, तो यहां से आप देखिए पैरेलल लाइट रेज जाएगी, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर के जाएगी, फिर उसके बाद से सी से आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन अपने सेम पाथ को रिपीट करते हुए पीछे जाएगी। तो अब तुम देखोगे कि ये पीछे इधर आकर के मीट नहीं कर सकती हैं, इनको तुम्हें पीछे एक्सटेंड कराना पड़ेगा और यहां जाकर के ये इंटरसेक्ट करते हुए नजर आएंगी। तो वो है इमेज, और ऑब्जेक्ट ए भी है, इमेज उसकी और भी ज्यादा बड़ी है। ऑब्जेक्ट ए भी है, इमेज उसकी और भी ज्यादा बड़ी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? आपको मेरी बात समझ में आई? तो यहां पे इमेज कैसी बनी, कहां बनी, देखिए जरा कैसी बनी और कहां बनी इमेज। ठीक है, बिहाइंड द मिरर, बाकी सारी इन फ्रंट ऑफ द मिरर बनी थी, ये पहली बार पीछे बन रही है, काफी बड़ी इमेज बन रही है, साथ में ये वर्चुअल बन रही है और इरेक्ट भी बन रही है। तो ये वाली केस बिल्कुल अलग है बेटा, ये वाली केस कॉनकेव मिरर की बिल्कुल अलग है। बाकी में तो काफी सिमिलरिटी है, बट ये बिल्कुल ही अलग है, सब कुछ बदल गया ना। वो सारी इमेज इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रही थी, ये बिहाइंड द मिरर बन रही है। यहां पे मैग्नीफाइड इमेज बन रही है, राइट, वर्चुअल और इरेक्ट भी बन रही है। ठीक, चलिए, वर्चुअल इमेज कॉन्वेक्स मिरर से भी बनेगा, सारी की सारी इमेज कॉन्वेक्स मिरर से वर्चुअल बनेगी, बट ये जो मैग्नीफाइड बना है उसमें स्मॉल साइज की बनती है, ये अंतर है, राइट, ये अंतर है। और वर्चुअल इमेज जितनी भी होती हैं वो सारी की सारी इरेक्ट होती हैं, इसको भी ध्यान रखना। जैसे इसकी वर्चुअल इमेज इरेक्ट है, कॉन्वेक्स मिरर की वर्चुअल इमेज वो भी इरेक्ट बनेगी। तो आप इन सारे फैक्ट्स को एक जगह पे नोट कर सकते हैं, वैसे हम आखिरी में नोट करके तुम्हारे लिए देंगे, तो इनको ध्यान रखना। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। इन सबको एक जगह तुम देख सकते हो, इसका चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो एक बार। ठीक है, ये सारी एक जगह हमने बातें लिख दिया, पीछे जो एक्सप्लेन किया है उन्हीं बातों को। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके यूसेस को देखते हैं, कॉनकेव मिरर के यूज को। देखो, सेविंग मिरर, ठीक है, सेविंग करने के लिए सेविंग मिरर के तौर पे इसका इस्तेमाल होता है। आखिरी केस जो थी ना, आखिरी केस जिसमें इनलार्ज और
इरेक्ट इमेज बनती है, वर्चुअल होती है, उस सिचुएशन में इसको यूज किया जाता है। मतलब काफी करीब रखते हो तुम, फोकस के अंदर रखते हो फेस को, तो इमेज नजर आती है जो काफी इनलार्ज नजर आती है। क्योंकि कॉन्केव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर अगर इस्तेमाल करोगे इमेज बहुत छोटी नजर आएगी और आपको जरूरत है बड़ा बना करके दिखाने की। तो बड़ा बना करके दिखाने के लिए कॉन्केव मिरर का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और वो भी कौन से केस में, कौन सी केस में, याद करो जल्दी से, आखिरी केस में, जब ऑब्जेक्ट कहां होगी, फोकस और पोल के बीच में होगी। ठीक है, साथ साथ आप कनेक्ट करते हुए चीजों को चलिए। सेकेंड यूज देखिए, डेंटिस्ट जो होते हैं वो इस्तेमाल करते हैं इस मिरर को, डेंटिस्ट। ठीक है, इनलार्ज इमेज देखने के लिए, टीथ वगैरह जो होते हैं ना उनके इनलार्ज इमेज देखने के लिए, वही आखिरी केस इनलार्ज इमेज देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। व्हीकल्स के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं या टॉर्च के जो रिफ्लेक्टर्स होते हैं उन सब में जो है वो आप देख सकते हैं ये कॉन्केव शेप का क्या लगाया गया है, रिफ्लेक्टर। यहाँ पे बल्ब फिट होता है, तो रिफ्लेक्टर जो होते हैं वो सारे के सारे कॉन्केव शेप के ही होते हैं। बिकॉज वो जो लाइट रेज होती है ना वो फोकस पे, देखो बल्ब जो होती है ना, बल्ब की जैसे ये हमारा रिफ्लेक्टर है, तो यहाँ पे बल्ब जो होगा वो फोकस पे रहता है, और यहाँ से बल्ब के आगे जो है वो कुछ इस तरीके से पॉलिश कर दिया गया होता है कि बल्ब से निकलने वाली लाइट रेज पहले रिफ्लेक्टर पे पड़ती हैं और रिफ्लेक्टर पे पड़ने के बाद एक दूसरे के क्या हो जाती हैं, पैरेलल हो जाती हैं। तो इस तरीके से कॉन्केव शेप का ही रिफ्लेक्टर हमको बनाना है ताकि वो इमेज को क्या, रेज को क्या कर दे, एक दूसरे के पैरेलल कर दे। डॉक्टर्स जो होते हैं वो अपने हेड मिरर के ऊपर इसको लगा करके रखते हैं, कॉन्केव मिरर को ही लगा करके रखते हैं लाइट रेज को फोकस करने के लिए। ये डिश एंटीना वगैरह जो होते हैं उसमें रिफ्लेक्टर जो इस्तेमाल किया जाता है कॉन्केव शेप का, ताकि लाइट रे आए और उसको एक ही जगह पे ले जाकर के वो रिफ्लेक्ट कर दे। और ये जगह कौन सी होती है बेटा, फोकस होती है। पैरेलल लाइट रे आती है, फोकस पे जाकर के कन्वर्ज कर जाती है, बिकॉज ये कन्वर्जिंग शेप का होता है और हमको कन्वर्ज कराने की जरूरत है, बिकॉज सिग्नल की स्ट्रेंथ ज्यादा रहे, इसलिए कॉन्केव डिश इस्तेमाल की जाती है। बात करते हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर की। कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, देखिए दो केसेस इसमें बनती हैं कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तब क्या होगा। सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पे कोई हम लोगों ने कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल किया, कॉन्वेक्स मिरर हमने कुछ इस तरीके से लिया। ठीक है, तो अब ध्यान देने की बात है कि ये तो इसका पोल हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। और ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, उसके पोल के बीच में क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में क्या हो जाता है, फोकस हो जाता है। तो अब जो है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है, यहां से लाइट रेज एक दूसरे के क्या जाती हैं, पैरेलल होने के बाद ये लाइट रे को क्या करेगा बेटा, क्या करेगा जल्दी से बताओ, डाइवर्ज कराएगा। ये सारी रेज मानो पीछे जाकर के मिलेंगी फोकस पे, तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे, और ये वर्चुअल इमेज बन गई। देखो, क्योंकि रियल में तो लाइट रे वहां पहुंची ही नहीं, तो ये है वर्चुअल इमेज, पॉइंट साइज की है, राइट। तो यहां पे आप देख सकते हैं पोजीशन ऑफ इमेज जो होगी वो एट एफ होगी, नेचर ऑफ द इमेज जो होगी वर्चुअल होगी, साथ में इरेक्ट भी बनती है। देखो जितनी भी वर्चुअल इमेज होंगी वो सारी इरेक्ट बनेगी, अगली केस में आपको समझ में आ जाएगा, और हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी। ये हो गई इसकी पहली केस। एंड सेकंड एंड आखिरी केस, क्योंकि दो ही केस इसमें होती हैं, कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच में आ जाए तब क्या होगा, पी एंड पोल, वो इन्फिनिटी, उसके बीच में अगर ऑब्जेक्ट हो जाए तब क्या होगा। तो सेम डायग्राम हम लोग उठा लेते हैं एक बार फिर से। ये मिरर है और ऑब्जेक्ट कहीं हमने सामने रख दिया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में हमने क्या रख दिया, ऑब्जेक्ट रख दिया। अब यहां पे हमारे पास लाइट रेज जब चलेंगी, ठीक है, देखिए पैरेलल लाइट रे गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से होकर के जाती है, फोकस से होकर के, कुछ इस तरीके से लाइट रे आई, आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर चली गई, पीछे एक्सटेंड करोगे कहां जाएगी, फोकस पे जाएगी। अब दूसरी बात, अगर हम लोग लाइट रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ लेके जाएं, वो रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी अपने उस पे, सेम पाथ पे। देखो दो लाइट रे हमने गिराया, एक पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, एक दूसरी लाइट रे जो कहां जा रही थी, सेंटर पे जा रही थी, तो ये अपने सेम पाथ को रिट्रेस कर जाएगी। तो दोनों, ये वाली लाइट रे और ये वाली लाइट रे रिफ्लेक्टेड लाइट रे हैं, ये दोनों कहां कट कर रही हैं बेटा, यहां पे कट कर रही हैं वर्चुअली, तो यहां पे इमेज बन जाएगी। ये होगी इमेज ए डैश बी डैश, जो कि आप देख सकते हैं वर्चुअल है, छोटी है, इरेक्ट भी है, वर्चुअल, स्मॉल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो बिटवीन पोल एंड फोकस। अच्छा, इसकी एक और बात है कि ये जो कॉन्वेक्स मिरर हो तो इसकी सारी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनेंगी, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख लो, सारी की सारी इमेज पोल और फोकस के बीच में ही बनने वाली है। तुम इससे डिसाइड भी कर सकते हो ना भाई, इसको आप आगे पीछे शिफ्ट करिए, रेस तो यही प्लॉट करोगे दोनों, और यही प्लॉट करोगे तो इंटरसेक्शन इसी बीच में तो कहीं ना कहीं हो रहा होगा। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज वर्चुअल, इरेक्ट, और साथ में क्या बनी, डिमिनिश्ड बनी। ये सारे इसके यूसेस हैं। अब इनके यूसेस को देख लेते हैं, क्योंकि इसका फील्ड ऑफ व्यू काफी बड़ा होता है, तो इसको सिक्योरिटी पर्पज के तौर पे बहुत सारे मॉल्स वगैरह में, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरह में इसको बहुत सारे वाइड रीजन को ऑब्जर्व करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और रियर व्यू जो मिरर होते हैं, यानी व्हीकल्स में, कार में जो साइड के मिरर्स होते हैं पीछे की चीजों को देखने के लिए, उसमें भी हम लोग कॉन्वेक्स मिरर का ही इस्तेमाल करते हैं। वजह है इसकी वाइड फील्ड ऑफ व्यू,
ये है हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर। अगर कोई ऑब्जर्वर यहां पे हो तो इस मिरर पे यहां से आने वाली लाइट रेज भी यहां पे इसकी आंखों पे पहुंच जाएगी, यानी यहां की ऑब्जेक्ट भी वो आसानी से देख पाएगा। ऐसे ही मतलब ये शेप ऐसा कर्व होने की वजह से बहुत ज्यादा दूर तक के रीजन को ये देख पाएगा, जबकि यहीं पे प्लेन मिरर के साथ ऐसा नहीं होगा। प्लेन मिरर के साथ क्या होगा कि कम फील्ड ऑफ व्यू होगी, यानी यहां पे पास से आने वाली लाइट रेज रिफ्लेक्ट होकर के इस पे आएंगी, तो इसका जो फील्ड ऑफ व्यू होता है, फील्ड ऑफ व्यू का मतलब कि कितने दूर तक की ऑब्जेक्ट को ये बंदा ऑब्जर्व कर सकता है, प्लेन मिरर में कम होता है। कर्व शेप होने की वजह से इसका फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, ज्यादा होता है, क्योंकि ज्यादा तरफ से लाइट रेज इस पे आ सकती हैं। इस वजह से व्हीकल्स में कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, ना कि प्लेन मिरर का, क्योंकि व्हीकल्स में कार के पीछे जो रीजन है वो ज्यादा से ज्यादा रीजन वाइड रीजन कवर होना चाहिए, कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये है साइड व्यू मिरर, तो भैया इसमें पीछे की ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर हो तो ज्यादा बेहतर होगा। तो फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा किसका होता है, कॉन्वेक्स मिरर का होता है, प्लेन मिरर का कम होता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर यूज किया जाएगा, ना कि प्लेन मिरर। पहली बात, क्वेश्चन यहां पे बन सकता है कि वाई प्लेन मिरर का इस्तेमाल क्यों नहीं करते, बिकॉज ऑफ स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू। कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल इसलिए करते हैं बिकॉज उसका लार्ज फील्ड ऑफ व्यू होता है। साथ में कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल क्यों नहीं किया जाता? कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल इसलिए नहीं किया जाता बिकॉज कॉन्केव मिरर जब ऑब्जेक्ट दूर होगी रियल इमेज बनाएगा, इन्वर्टेड इमेज बनाएगा, जैसे ही फोकस के अंदर आएगी वर्चुअल इमेज बनाने लगेगा, इरेक्ट इमेज बनाने लगेगा, तो बड़ा दिक्कत होगी ना वहां पे। तो इसलिए कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल नहीं करते, अल्टीमेटली कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल करते हैं। वाई इज कॉन्वेक्स मिरर यूज्ड रियर व्यू मिरर इन द व्हीकल? दो रीजन होते हैं, दोनों मैंने बता दिया, वाइड फील्ड ऑफ व्यू के लिए, और हमेशा ही ये जो इमेज होती है उनको इरेक्ट करके दिखाता है, इसलिए। तो कॉन्केव मिरर कैन नॉट बी यूज्ड इन द व्हीकल्स बिकॉज इट प्रोड्यूसेस इन्वर्टेड इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, इन्वर्टेड इमेज बनाता है, राइट। और कॉन्वेक्स मिरर के साथ ऐसा नहीं है। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। तो ये मिरर कौन सा हो सकता है? दो मिरर हो सकता है, या तो कॉन्वेक्स मिरर या तो प्लेन मिरर। प्लेन मिरर में आप किसी भी जगह पे रहिए इरेक्ट इमेज बनती है, कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं है। कॉन्केव मिरर में पहले जो है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है, बाद में इरेक्ट हो जाती है। कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा जो है वो इरेक्ट इमेज बनती है, इसलिए आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? ये जो बात लिखी गई है उसमें आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल आप करेंगे। अगर आपको ऐसा कुछ सोचना है कि किसी भी जगह पे ऑब्जेक्ट रहे, इमेज हमेशा इरेक्ट ही बननी चाहिए, तो या तो आप प्लेन मिरर इस्तेमाल करिए या तो कॉन्वेक्स मिरर इस्तेमाल करिए। ठीक है बेटा, अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं और चीजों को सीखते हैं। जो भी हमने बताया ये वही दिखाया गया है तुमको डायग्राम में। ऑब्जेक्ट आगे पीछे होगी, प्लेन मिरर में हमेशा इरेक्ट इमेज ही बनेगी, कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा होता है, कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉन्केव मिरर में इरेक्ट इमेज भी बनती है, इन्वर्टेड इमेज भी बनती है, तो आइदर प्लेन और कॉन्वेक्स फॉर दिस क्वेश्चन। तो कुल मिलाकर के दो बातें होती हैं जिसकी वजह से कॉन्वेक्स मिरर जो है वो रियर व्यू मिरर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। पहली बात, फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा होता है इसलिए। दूसरी बात, ये हमेशा ही इरेक्ट इमेज बनाता है इसलिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े। तो बोथ प्लेन मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इरेक्ट इमेज ऑफ द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। फाइन। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर, जितना भी हमने पढ़ा है उनको एक जगह डिफरेंशिएट कर लेते हैं, और वो डिफरेंस कुछ ऐसा है कॉन्केव मिरर के अंदर और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर। कॉन्केव मिरर में क्या होगा? इट इज मेड बाय सिल्वरिंग द आउटर सरफेस ऑफ पार्ट ऑफ द हॉलो स्फीयर, सो रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम बेंट इन सरफेस। कॉन्वेक्स मिरर में क्या करते हो? कुछ ऐसा आउटर सरफेस को आप सिल्वर कर देते हो। रिफ्लेक्शन कहां से होता है? बेंट इन सरफेस से होता है। लाइट रे ऐसे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के कुछ जो भी है, ठीक है। तो बेंट इन सरफेस से रिफ्लेक्शन होता है, जबकि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा नहीं होता, ठीक है। आप इसको पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, जो बताया वही है। इट कन्वर्जेस द लाइट रे इंसिडेंट ऑन इट आफ्टर रिफ्लेक्शन, और वहां पे वो क्या करता है? डाइवर्ज करता है, पीछे बता चुका हूं। इमेज फॉर्म बाय इट इज रियल एंड एज वेल एज वर्चुअल, जबकि वहां पे हमेशा क्या होता है? कॉन्वेक्स मिरर है, वर्चुअल इमेज ही हमेशा फॉर्म करता है। ठीक है बेटा, अब कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के बारे में जो है वो बातचीत हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा ये जानते हैं कि कार्टेशियन साइन कन्वेंशन की जरूरत क्या है। देखो, जो अभी अभी हम लोग पढ़कर के आए हैं कि मिरर दो तरह का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, एक होता है कॉन्केव मिरर, ठीक। अब एक बात तुम्हें और बता दें, फोकल लेंथ होती है, फोकस होता है इनका। तो फोकस क्या होता है कि इसका फोकस किधर पड़ेगा? बताओ, इसका फोकस पड़ेगा इस साइड, मगर इसका फोकस किधर पड़ेगा? इसका फोकस पड़ेगा इस साइड। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में फोकस होता है। तो इसका पोल बिकॉज यहां है,
सेंटर ऑफ कर्वेचर तो उसी स्फीयर का सेंटर जिसका ये पार्ट है, मतलब वो यहाँ है, तो फोकस उसी के बीच में पड़ेगा। बट इस वाले का फोकस यहाँ पे पड़ रहा है बिकॉज इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं इस तरफ होगा। तो अब एक बात बताओ, इसकी फोकस जैसे मान लो 20 सेंटीमीटर है फोकल लेंथ, इसकी भी फोकल लेंथ लेट से 20 सेंटीमीटर है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं कि एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, बताइए वो मिरर कौन सा होगा? क्या इस बात से आप इसका आंसर कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि 10 सेंटीमीटर है फोकस, ये हमने बस बताया, ये तो बताया नहीं कि वो मिरर के बिहाइंड है या मिरर के फ्रंट में है। कंप्लीट क्वेश्चन का आंसर आप तब कर पाओगे जब मैं ये पूरी बात बोलूंगा कि एक मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जब मैं इन फ्रंट ऑफ द मिरर बोलूंगा तब आप सही आंसर कर पाओगे कि अच्छा मिरर के इन फ्रंट में फोकस है, मतलब वो मिरर जो है वो कॉनकेव रहा होगा। ओके, तो यहां पे हमने एक स्टेटमेंट यूज किया कि फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। बट बार बार जब हम मैथमेटिकल इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो ये स्टेटमेंट तो नहीं बोल पाएंगे कि इन फ्रंट ऑफ द मिरर, बैक ऑफ द मिरर। तो इसके लिए हमने क्या किया, साइन का एडॉप्शन किया कि हम लोग क्या करेंगे कि जो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है उसको नेगेटिव साइन बोल देंगे, बैक ऑफ द मिरर है उसको हम क्या बोल देंगे, पॉजिटिव साइन बोल देंगे। तो इससे हम जब फोकल लेंथ बोलेंगे तो वो प्लस माइनस बना करके बोलेंगे, आप अंदाजा लगा लोगे कि भाई कौन से मिरर की बातचीत हो रही है। तो पहली वजह तो यह है कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन पता चल पाए, केवल लेंथ से पता नहीं चल पाएगा, इसलिए मुझे साइन कन्वेंशन की जरूरत है, साइन बताने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, मिरर दो तरह के होते हैं, इनकी इमेजेस भी अलग अलग जगह पे बनती है। जैसे कॉनकेव मिरर के बारे में सोचो, मैं अगर तुमसे कहूं कि कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है और उसने एक इमेज बना रखी है और वो जो इमेज है वो बेसिकली 5 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो अब आप जो है 5 सेंटीमीटर की दूरी पे किधर है, क्योंकि वो तो दोनों तरफ इमेज बनाता है, फ्रंट में भी बनाता है, बैक में भी बनाता है, तो आप अंदाजा नहीं लगा पाओगे, इसलिए साइन की जरूरत पड़ेगी। मैं प्लस 5 सेंटीमीटर या माइनस 5 सेंटीमीटर अगर बोल दूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हम फ्रंट पे बोल रहे हैं या बैक पे बोल रहे हैं, तो केस कौन सी है वो आपको क्लिक कर जाएगा। तो एक वजह तो यह है कि ठीक ठीक इंफॉर्मेशन पता किया जा सके, इसलिए साइन कन्वेंशन की जरूरत है। दूसरी बात, हम फार्मूला निकालने वाले हैं आगे, एक ऐसा फार्मूला जो इमेज की पोजीशन, ऑब्जेक्ट की पोजीशन और मिरर के फोकल लेंथ का रिलेशन देगा। एक ही फार्मूला हर जगह काम करे, इसलिए मुझे जरूरत है साइन कन्वेंशन की, अदरवाइज क्या होगा, हर केस का अलग अलग फार्मूला बनाना पड़ेगा। तो बेटा ये दो वजह होती हैं जिसकी वजह से हम साइन का इस्तेमाल करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, और लोगों ने फिर एक कन्वेंशन बनाया, एक नियम बनाया कि सभी लोग साइन इसी तरीके से लेंगे, अदरवाइज उसमें भी दिक्कत आ जाएगी कि कोई कुछ और साइन ले रहा है, कोई कुछ और साइन ले रहा है, सभी लोगों के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट होने लगा। इसलिए लोगों ने कन्वेंशन डिसाइड कर दिया, कन्वेंशन का मतलब एक नियम बना दिया कि सबको साइन ऐसे ही लेना है। वो नियम मैं आपको बताने का काम करता हूं। तो देखिए, करना यह है, कुछ नया नहीं है। आप जैसे वाई एक्सिस लेते हो, एक्स एक्सिस लेते हो, ओरिजिन लेते हो, ओरिजिन से आगे पॉजिटिव साइन लेते हो, पीछे नेगेटिव साइन लेते हो, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन लेते हो, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन लेते हो। ठीक इसी तरह से किसी भी मिरर में ये जो पोल होता है इसे आपको ओरिजिन के तौर पे डील करना है। पोल से आगे बोले तो पॉजिटिव एक्स, यानी आगे की डायरेक्शन पॉजिटिव साइन, पीछे की तरफ नेगेटिव एक्स बोले तो नेगेटिव साइन, ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव। तो ये है साइन कन्वेंशन, यानी जो साइन कन्वेंशन हम यहां लेकर के चलते हैं कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, वही साइन कन्वेंशन हमें मिरर के केस में भी लेकर के चलना है, लेंसेज के केस में भी लेकर के चलना है। दोनों में साइन कन्वेंशन सेम रहने वाला है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? सिंपल, यहां मिरर का पोल रख लो, या लेंस पढ़ोगे तो उसका ऑप्टिकल सेंटर आता है वो रख लेना, और वहां से इधर जो भी डिस्टेंस होगी उसे तुम नेगेटिव साइन देना, आगे की तरफ पॉजिटिव साइन देना, ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन देना, नीचे की तरफ नेगेटिव साइन देना। इससे तुम्हारे क्लास 10th लेवल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बट जब तुम क्लास 12th में या इवन अगर आगे चल करके तुम जेई नीट वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो वहां पे चीजें थोड़ी और भी ऐड ऑन होती है, बट वहां अभी जाने की जरूरत आपको नहीं है, अननेसेसरी कंफ्यूजन होगी, आते हुए क्वेश्चंस भी गलत हो जाएंगे। वैसे मैं पूरी बात अगर बता दूं तो बात इतनी सी है कि किसी भी सिस्टम पे, चाहे वो लेंस हो, मिरर हो, कुछ भी हो, अलोंग द इंसिडेंट रे, पोल से खड़े होके अलोंग द इंसिडेंट रे जब हम चलते हैं तो पॉजिटिव साइन लेते हैं अलोंग द इंसिडेंट रे। मतलब जैसे मान लीजिए ये मिरर है, ये मिरर है, ये पोल है, कोई इंसिडेंट रे मान लो यहां पे आई, तो अलोंग द इंसिडेंट रे का मतलब क्या हुआ कि पोल से अलोंग चलोगे तो आगे चलोगे, तो कैसा साइन लोगे? पॉजिटिव। अपोजिट चलोगे तो क्या लोगे? नेगेटिव। अगर यही रे इधर से आने लगी, मान लीजिए मिरर ऐसे रख दिया, रे इधर से आ रही है, तो अब अलोंग द इंसिडेंट रे यानी इधर पॉजिटिव, समझे बेटा? और तुम इस चीज को जो सीखे हो, ये वाली बात, ये तब वैलिड है जब लाइट रेस तुम किधर से गिरा रहे हो, लाइट रेस तुम किधर से गिरा रहे हो, इस तरफ से गिरा रहे हो, इस तरफ से गिरा रहे हो।
अगर मान लो उधर से लाइट रे आने लगी तो पूरा सिस्टम ऐसे रिवर्ट कर दीजिए, रोटेट कर दीजिए, सेम साइन कन्वेंशन आपको आइडिया लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के जो बात मैंने अभी तुमको बताई साइन कन्वेंशन से रिलेटेड, इस तरफ नेगेटिव इस तरफ पॉजिटिव, इसमें ये मान के चला जाता है कि आने वाली लाइट इधर से है। अगर लाइट उस तरफ से आने लगी तो ठीक है ना, ये पूरा घुमा दो तो ये वाला पॉजिटिव उठ के इधर आ जाएगा, नेगेटिव उठ के उधर चला जाएगा, तो काम कर जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लाइट रे ऊपर से आ रही है तो भी इसको ऐसे घुमा दीजिए, ये नेगेटिव ऊपर चला जाएगा, ये वाला पॉजिटिव नीचे आ जाएगा, तो काम हर जगह चल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। साइन कन्वेंशन कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के जैसे ही लेकर के चलना है, पोल को जो है वो ओरिजिन की जगह पे रखना है। बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। तो ये सारी बातें मैंने तुमको दिखा दिया, बिहाइंड द पोल है ना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, नेगेटिव साइन पॉजिटिव साइन। चलिए तो कार्टेशियन साइन कन्वेंशन ये कुछ इस तरीके से, जो भी मैं इतनी देर से आपको समझा रहा था। ऑप्टिकल सेंटर जो है, सॉरी पोल जो है, उससे आगे की तरफ प्लस लेंगे, पीछे की तरफ माइनस लेंगे, ऊपर की तरफ प्लस लेंगे, नीचे की तरफ माइनस लेंगे, तब जब लाइट इधर से आ रही होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ ले। फोकल लेंथ ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज नेगेटिव। क्यों कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव क्यों है? देखो ये है कॉनकेव मिरर, फोकल लेंथ क्या होती है? पैरेलल आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे कट करती हैं वो फोकस होता है, और पोल से फोकस की दूरी ये होती है फोकल लेंथ। अब तुम खुद बताओ, ये पोल से पहले पड़ रहा है, यानी कि ये फोकल लेंथ कैसी है? नेगेटिव है। फोकल लेंथ कैसी है बेटा? नेगेटिव है। क्या बात समझ में आई? अब जो है, अगर हम वही कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, तो इसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, बिकॉज इसका फोकस तो इस तरफ पड़ता है, और पोल से आगे जा रहे हो तो ये लेंथ कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, तो इसकी फोकल लेंथ कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है? पॉजिटिव। फोकस की डेफिनेशन क्या है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आने वाली लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या इंटरसेक्ट करते हुए महसूस होती हैं, उसी को फोकस कहा जाता है। फाइन। तो आओ बेटा आगे बढ़ते हैं, मिरर फार्मूले के बारे में बात करते हैं। ठीक है, मिरर फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल लगाने के लिए। देखो मिरर फार्मूला क्या होता है? वी और यू और एफ के बीच में रिलेशन होता है। वी यू और एफ क्या होता है? देखो मिरर से हम लोग क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं। सिलेबस की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो मिरर से हम लोग क्या बनाते हैं? इमेज बनाते हैं। तो मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, मिरर से इमेज की डिस्टेंस और मिरर की फोकल लेंथ, इनके बीच का रिलेशन क्या कहलाता है? मिरर फार्मूला। देखिए यहाँ पे बेसिकली क्या है कि ये हमारे पास V और U और F है, इनके बारे में जान लीजिए। तो V क्या है? इमेज की डिस्टेंस, मिरर से इमेज की डिस्टेंस। U क्या है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। F क्या है? फोकल लेंथ। तो इनके बीच का रिलेशन क्या होता है? 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F। बेटा यहाँ बीच में प्लस आता है। ठीक है, लेंस फार्मूले पे जब जाओगे बीच में माइनस आता है, यहाँ मिरर फार्मूला है बीच में प्लस आता है। अगली बात आती है मैग्निफिकेशन की। मैग्निफिकेशन नाम से ही पता चलता है, मैग्नीफाइड कितना गुना किया, कितना गुना बड़ा कर दिया। ठीक है, तो मैग्निफिकेशन कैसे पता चलेगा? इमेज के हाइट को ऑब्जेक्ट के हाइट से जब डिवाइड करोगे तो जो रिजल्ट आएगा वो बताएगा कि क्या मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है बेटा? हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो। साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज जो भी कह लो, जिसे H2 से रिप्रेजेंट किया गया, और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट H2/H1। ठीक है, इन दोनों की रेशियो को क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का और भी फार्मूला होता है एक, और वो फार्मूला क्या होता है? देखो एक तो ये है ही H2/H1, बट एक फार्मूला और होता है, और वो होता है बेटा -V/U, एंड दिस फार्मूला इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले हैं, V और, अच्छा ये फार्मूले सारे डिराइव किए जा सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग क्लास 12th में जाएंगे तो इन सबकी डेरिवेशन करेंगे, और डेरिवेशन के पीछे लॉजिक कौन सी इस्तेमाल होगी? याद करो, एंगल I बराबर एंगल R। उसी लॉजिक से ये सारे फार्मूले डिराइव होते हैं। इसमें वो क्या नाम है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया जाता है, और उसके बाद ये फार्मूले डिराइव होते हैं। फिलहाल के लिए इन्हीं फार्मूलों पे बेस्ड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनेंगे जिनको हमें सॉल्व करना होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि फार्मूले जब यूज करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, तो इनमें ये सारी वैल्यूज तुम्हें साइन के साथ इस्तेमाल करनी है। क्या प्लस है, क्या माइनस है, उसको इस्तेमाल करते हुए चलना है, वही तरीके से जो पीछे साइन कन्वेंशन मैंने बताया था आपको। ठीक है बेटा, बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और यहां से रिफ्लेक्शन खत्म होता है, अब शुरू होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का मतलब क्या होता है? देखो जब कभी भी लाइट एक मीडियम से जाते हुए किसी दूसरे मीडियम में पास होने लगती है, तो जो बाउंड्री होती है वहां पे वो बेंड कर जाती है। ठीक है, और ये जो बेंडिंग होती है बिकॉज लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है। मीडियम चेंज होने पे लाइट एयर से जा रही होगी अलग स्पीड से, वाटर में जाएगी अलग स्पीड से, तो जैसे ही लाइट की स्पीड बदलती है तो वो क्या करती है? अपने आप को बेंड कर लेती है, और इसी बेंडिंग को ही क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अच्छा एक चीज और, बेसिकली ये बेंडिंग तब होगी जब लाइट ऑब्लिकली पड़ेगी किसी भी बाउंड्री पे। ठीक है, अगर बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ेगी, नॉर्मल पड़ेगी, तो वो फिर बेंड नहीं करती, वो सीधा ही निकल जाती है। हालांकि वो भी रिफ्रैक्शन ही कहलाता है, बट फिलहाल के लिए आपको रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिखते समय ये फॉलो करना है। देखो, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ
propagation of ray of light when travels obliquely from one medium to another transparent medium is called refraction of light. refraction of light, reflection में क्या था, बाउंसिंग बैक हो गया, रिफ्रैक्शन में क्या होगा, लाइट आगे ही चली गई, रिफ्रैक्शन में क्या हुआ, लाइट आगे ही चली गई क्योंकि ट्रांसपेरेंट मीडियम था। जैसे आप देखिए यहां पे एयर से लाइट आ रही है, यहां पे हमने ग्लास रख रखा है, ग्लास के सरफेस पे ये लाइट पड़ी, ये लाइट आई ग्लास के सरफेस पे पड़ी। अब देखो अगर ये ग्लास ना होता तो लाइट जो है वो ऐसे सीधा चलते हुए ये इस पाथ को फॉलो करते हुए निकल जाती। बट अभी क्या है कि बाउंड्री चेंज होने, मीडियम चेंज होने की वजह से बाउंड्री पे लाइट क्या कर गई, बेंड कर गई, और ये बेंडिंग ही क्या कहलाता है बेटा, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। यहां पे दो तरह का रिफ्रैक्शन होता है, एक बार जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी, और दूसरी जस्ट इसका रिवर्स सिचुएशन भी बनती है कि डेंसर टू रेयर मीडियम में लाइट जाएगी। तो इसमें करना क्या होता है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने होते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लगाने के लिए सबसे पहली बात, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे यहां पे भी आपको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये जो लाइन आप देख पा रहे हो ना, ये क्या है, नॉर्मल। जहां पे लाइट गिरी वहां पे आप सबसे पहले क्या बनाइए, नॉर्मल बनाइए। तो नॉर्मल से ही यहां पे भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन कनेक्ट होते हैं। फिलहाल के लिए रिफ्रैक्शन में हम अगर आगे बढ़ें और ये जानने की कोशिश करें कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन होते क्या हैं, तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को बेटा समझते हैं, इंपॉर्टेंट है। देखो दो लॉज बनाए गए हैं, रिफ्रैक्शन के दो लॉज बनाए गए हैं, ठीक है। और वो पहला लॉ ठीक वैसे ही है जैसे रिफ्लेक्शन में था कि इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे से बोलोगे जो आगे की तरफ जाती है, ठीक है। एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑफ द टू ट्रांसपेरेंट मीडिया एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। सारे के सारे क्या होते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। यानी ये जो इंसिडेंट लाइट है, ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, और ये जो नॉर्मल है, ये तीनों एक ही प्लेन में लाई करने चाहिए। आप देख भी सकते हैं ये तीनों लाइनें हमने इस बोर्ड के प्लेन में प्लॉट कर रखी है, तो ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाई कर रही है। दिस इज द फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ की बात अगर करें तो देखो बेटा, ये जो नॉर्मल है और ये जो इंसिडेंट लाइट है, इसके बीच का ये जो एंगल है, इसे अपन लोग क्या बोलते हैं, इंसिडेंट एंगल। नॉर्मल और ये जो रिफ्रैक्टेड लाइट है, इसके बीच का एंगल क्या कहा जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो जो सेकेंड लॉ कहता है, जिसे कि हम स्नेल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं, ये कहता है कि ये जो साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल है, ठीक है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल है, और ये जो साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है, साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये रेशियो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। स्नेल्स लॉ कहता है कि साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल और साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल, ये रेशियो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। और ये क्या होती है, तो रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, जैसे हर एक मीडियम की अपनी डेंसिटी होती है, हमें वो बताती है कि कौन सा मीडियम कितना ज्यादा हार्ड है या कितना ज्यादा सॉफ्ट है। इसी तरीके से हर एक मीडियम के अंदर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, जो ये डिसाइड करता है कि लाइट की स्पीड उस मीडियम में कितना होगी। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आपको चाहिए तो आपको एक छोटी सी कैलकुलेशन करनी पड़ती है। जिस किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए, लाइट को आप उस मीडियम से पास करिए, देखिए क्या स्पीड आई लाइट की। एयर में लाइट की स्पीड क्या होती है, c, जिसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप करिए क्या करिए कि एयर के अंदर जो स्पीड है और मीडियम के अंदर जो स्पीड है, इसको डिवाइड करिए, जो रेशियो आएगी वही उस मीडियम का क्या कहलाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या डिसाइड होता है, स्पीड ऑफ लाइट इन द गिवन मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फार्मूला होता है n = c/v। c की वैल्यू हमेशा कितना होती है बेटा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। एक बात और, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, देखो सी तो हमेशा ही ऊपर लिखते हो, नीचे उस मीडियम का के अंदर स्पीड लाइट की लिखते हो जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तुम्हें निकालना है। अगर एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है तो आप नीचे भी सी लिखोगे, सी से सी कट जाएगा, रिजल्ट क्या आएगा, 1। दैट मीन्स एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। किसी भी दूसरे मीडियम की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में आप बात करेंगे तो ये जो v होगा वो लेस देन c होगा। लाइट की स्पीड अल्टीमेट सबसे ज्यादा कब होती है, एयर या वैक्यूम के अंदर। किसी भी दूसरे मीडियम में लाइट की स्पीड उससे कम आएगी। तो जब v कम होगा c से तो रिजल्ट क्या आएगा, n > 1 आएगा। तो इसको ध्यान रखना है, किसी भी दूसरे मीडियम के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से बड़ा होता है और एयर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू क्या आती है बेटा, 1 आती है। तो ये जो स्नेल्स लॉ कहता है कि sin i / sin r बराबर कांस्टेंट, ये कांस्टेंट होता क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। यानी कि दूसरा वाला जो मीडियम है जिसमें लाइट जा रही है उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिवाइड करिए पहले वाले मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, जो रेशियो आएगी वही हमेशा ही रहती है फॉर एनी इंसिडेंट एंगल एंड इट्स रिस्पेक्टिव रिफ्रैक्टेड एंगल। मतलब कहने का क्या है इसका, कि अगर हम इंसिडेंट एंगल बदलें, क्योंकि वो तो अपने हाथ में है भाई, लाइट जो आ रही है ना उसको तुम किसी भी एंगल पे गिरा सकते हो, तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल होगा वो अपने आप को इस तरह से चेंज करेगा, अपने आप करेगा, राइट, ताकि ये जो रेशियो है वो नहीं चेंज होगी। दैट मीन्स कि अगर आप इंसिडेंट एंगल बढ़ाओगे तो ये रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ेगा, इंसिडेंट एंगल घटाओगे तो रिफ्रैक्टेड एंगल भी घटेगा, बिकॉज ये रेशियो को क्या रहनी है बेटा, कांस्टेंट रहनी है। दिस इज द मीनिंग ऑफ लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बेसिकली, ठीक है। आगे बढ़े,
समझ में आ गया होगा आपको। तो ये है हमारे पास स्नेल्स लॉ, साइन आई बाई साइन आर बराबर कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता किसके बराबर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। चलो आगे बढ़ते हैं, लेंस के बारे में बात करते हैं कि लेंस क्या होता है बेटा, ठीक है, क्योंकि लेंस रिफ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पे चलता है। अ लेंस is a transparent medium bounded by the two surfaces which is used to bend the light rays in a controlled manner। लाइट को आप कंट्रोल्ड मैनर में अगर बेंड कराना चाहते हो अपने तरीके से कि आप कितना बेंड कराना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग लेंसेज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेंस मेनली दो तरह के हैं अपने सिलेबस में, एक हो गया हमारे पास ये कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि दोनों तरफ से सर्फेसेस कॉन्वेक्स नजर आ रही हैं, और दूसरा जो होता है वो बेटा कॉनकेव लेंस होता है। फिलहाल के लिए इस तरह के लेंसेज भी होते हैं, ये देखो ये कॉन्वेक्स है और ये प्लेन है सरफेस इधर से, तो इसको प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस बोला जाता है, ठीक है। तो जैसा शेप वैसा नाम, और ये कहलाता है कॉनकेव लेंस बिकॉज यहाँ पे दोनों तरफ से सर्फेसेस क्या है, कॉनकेव है, ग्लास के बने होते हैं, ये ग्लास के बने होते हैं, ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है ये, राइट। तो यहाँ पे इसको बाई कॉनकेव भी बोल सकते हो, पहला वाला जो तुमको दिखाया था उसे बाई कॉन्वेक्स भी बोल सकते हो। तो ये होते हैं हमारे पास लेंसेस जो लाइट को बेंड करने के काम में आते हैं कंट्रोल्ड मैनर में, ठीक है। अब जो है दो तरह के लेंसेस हो जाते हैं, एक कन्वर्जिंग और दूसरा डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस। ये जो कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, ये लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, यानी कि लाइट रेज इस पे जब गिरेंगी तो एक ही पॉइंट पे मिला देगा, ठीक है। कुछ इस तरह से ये लाइट रेज गई और इसको एक ही पॉइंट पे मिला देगा, तो इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। ये ऐसे जाएगा मिला देगा, ठीक है। ये होता है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है। अच्छा एक चीज और समझिए, जहां पे भी ये मिला देगा पैरेलल लाइट रेज को, उसको अपन लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। तो इसका फोकस रियल फोकस है। कॉन्वेक्स लेंस या कन्वर्जिंग लेंस का फोकस कैसा होता है, रियल फोकस होता है। फोकस किसी भी चीज का कैसे डिफाइंड होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, पैरेलल लाइट रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं या अपीयर टू इंटरसेक्ट होती हैं उसी को फोकस कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए पैरेलल लाइट रेज इस पॉइंट पे फोकस कर रही हैं, कट कर रही हैं, इसलिए ये फोकस है, एंड रियल में कट कर रही हैं इसलिए ये रियल फोकस है। बात जब डाइवर्जिंग लेंस की होती है, लाइट रेज को ये डाइवर्ज करेगा, लाइट रेज जैसे गई इसको ये डाइवर्ज करेगा, आगे तो ये कहीं मिलेंगी नहीं, पीछे मिलेंगी कहीं यहाँ पे। तो ये क्या है, ये इसका फोकस है और ये है वर्चुअल फोकस बेटा। ये क्या होगा, वर्चुअल फोकस होगा। तो ये इसका रियल फोकस, ये इसका वर्चुअल फोकस। एक बात और, इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हो। ये जो बीच वाला पॉइंट है ना, इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर से फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये इसकी फोकल लेंथ है, आप ध्यान से देख सकते हैं, ये पॉजिटिव है, ये इसकी फोकल लेंथ है, ये फोकस है तो ये इसकी फोकल लेंथ है, और ध्यान से देखिए ये नेगेटिव है। साइन कन्वेंशन पीछे बताया था, सेम साइन कन्वेंशन मिरर वाला यहां पे भी इस्तेमाल होने वाला है। डिफरेंसेस क्या है कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, आप जल्दी से पढ़ सकते हैं इस बात को। देखिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स में डिफरेंस अगर आपको देखना है, सबसे पहला डिफरेंस, दो स्फेरिकल सर्फेसेस होते हैं कर्व्ड आउटवर्ड्स, दैट इज कॉल्ड कॉन्वेक्स लेंस। यहां पे कर्व्ड इनवर्ड होगा, ठीक है। ये कॉन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा दिखेगा। यहां पे कॉनकेव के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पे कर्व्ड इनवर्ड होगा, और ये क्या होता है, कॉनकेव लेंस। जैसा दिख रहा है उसी को आप डिस्क्राइब कर दीजिए, बात खत्म। ये है हमारे पास कॉनकेव लेंस, ठीक है बेटा। आगे बढ़ लें हम लोग, आगे बढ़ लें, चलिए ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है कि इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। पीछे अभी दिखाया था, ये लाइट रेज को क्या करता है, एक पॉइंट पे कन्वर्ज करता है, कुछ इस तरह से लाइट रेज को कन्वर्ज करता है। इसको क्या बोलोगे, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। लाइट रेज को ये डाइवर्ज कर रहा होता है, लाइट रेज को एक पॉइंट से क्या कर रहा होता है, बाहर निकाल, मतलब जो लाइट रेज जा रही है उनको डाइवर्ज करके बाहर निकालता है। तो ये है डाइवर्जिंग लेंस, ठीक है बेटा। अगले डिफरेंस पे अगर हम चलें, इट फॉर्म्स अ रियल फोकस। पीछे दिखाया था, ये इसका रियल फोकस होता है, यहाँ पे ये इसका रियल फोकस होता है, वहां पे वर्चुअल फोकस होता है, ठीक है, वहां पे वर्चुअल फोकस होता है। तो ये कुछ डिफरेंसेस है, इनको आप देख सकते हैं। यहाँ पे लिखा है इट इज थिक इन द सेंटर एंड थिन एट द एजेस। वो दिख भी रहा था डायग्राम में, ये देखो एजेस पे थिन है, सेंटर पे थिक है। यहाँ पे कुछ इसी का जस्ट रिवर्ट हो जाएगा, आप इसको एक बार फॉलो कर सकते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस हो गए कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस के अंदर, ठीक है बेटा। अब कॉमन टर्म्स जैसे मिरर में किया था, यहां पे भी देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मगर यहां दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। क्यों जानते हो, क्योंकि जो लेंस बनते हैं ना वो दो स्फीयर्स का इस्तेमाल करके बनते हैं। जैसे देखो ये एक स्फीयर है, एक स्फीयर ये है, छोटे बड़े ये स्फीयर्स हो सकते हैं। आपने क्या किया, इसका एक पार्ट इधर से कट किया, इसका एक पार्ट इधर से कट किया, दोनों को बाहर निकाल दिया, तो ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स लेंस। अब ध्यान से देखो तो इस सरफेस का सेंटर इधर था और इस सरफेस का सेंटर इधर था। तो इस तरीके से इसके कितने सेंटर हैं बेटा, दो सेंटर हैं, दो सेंटर हैं। तो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, राइट। उसके बाद दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर को जोड़ने वाली जो लाइन कहलाती है उसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने पढ़ लिया, सेंटर्स ऑफ द स्फीयर्स फ्रॉम व्हिच लेंस फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो होंगे। रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑप्टिकल सेंटर जो होता है यानी बीच का जो पॉइंट होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो दूरी होती है, राइट, उसी को क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। दो रेडियस ऑफ कर्वेचर होंगी। आप देखिए एक तरफ जो है इसका सेंटर होगा और एक तरफ जो है वो इसका सेंटर होगा, और दोनों का रेडियस अलग अलग होगा, नो डाउट, क्योंकि ये जो स्फीयर है और ये जो स्फीयर है सेम साइज के हों ये जरूरी नहीं है।
दोनों को दोनों सरफेस जब तुम ऐड करते हो तो दोनों ही सरफेस के सेम रेडियस हो, ये जरूरी नहीं है। यानी लेंस में जब तुम लेंस फॉर्म करते हो ऐसे, तो यहां की रेडियस और यहां की रेडियस अलग अलग हो सकती है। अब तुम कहोगे जुड़ेगा कैसे? देखो सुनो, मान लो जैसे एक स्फीयर बड़ा है, एक स्फीयर छोटा है, तुमको लेंस बनाना है, ठीक है, तुमको लेंस बनाना है, तो देखो भैया यहां से इसको कट कर लो, ये वाला पोर्शन कट करके बाहर निकालो, इसको थोड़ा और किनारे से कट मारो ना, ताकि इसकी भी साइज उतनी ही बड़ी निकले, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, आसानी से जुड़ जाएंगे। अभी भी ये बड़ा दिख रहा है, कोई बात नहीं, इसको छोटा कर लो, ऐसे कर लो, और देखो तो ये अब ये इसके बराबर हो जाएगा, और ये आसानी से दोनों जोड़ा जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट जब तुम जोड़ोगे तो नहीं दिखेगा, बट याद करो कट करके बाहर निकाला था, वहां से आइडिया निकालो, दोनों की रेडियस क्या है, अलग अलग। तो लेंस में दोनों सरफेस की रेडियस सेम होती है, ये जरूरी नहीं है, रेडियस अलग अलग हो सकती है। प्रिंसिपल एक्सिस, दोनों सेंटर को जोड़ने वाली लाइन को अपन लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ऑप्टिकल सेंटर ऐसा पॉइंट होता है जहां से जाने वाली रेज बिना डेविएट करे हुए सीधे निकल जाती हैं, ठीक है। कोई लेंस है तो इसका जो बीच में जो ये जो पॉइंट होता है ना, यहां से जब कोई लाइट रे जाती है अनडेविएटेड होते हुए जाती है, और इसी को क्या बोला जाता है, ऑप्टिकल सेंटर बोला जाता है। आप इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े, कॉमन टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए, कुछ और भी बातें रह गई हैं, जैसे प्रिंसिपल फोकस, पैरेलल आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। पीछे जो हमने फोकस दिखाए थे वो प्रिंसिपल फोकस ही थे, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस है, पैरेलल लाइट रे आई, यहां पे कट कर गई, ये इसका प्रिंसिपल फोकस है, ठीक है। इधर से लाइट आएगी तो ये प्रिंसिपल फोकस है, इधर से लाइट जाएगी तो इधर पे प्रिंसिपल फोकस पड़ेगा। प्रिंसिपल फोकस को ही हम लोग लेंस फार्मूले में इस्तेमाल करेंगे फोकल लेंथ के तौर पे, ठीक है, क्योंकि दो फोकस आएंगे यहाँ पे, पढ़ सकते हो इसको कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। अब जो है प्रिंसिपल फोकस हो गया, यहाँ पे कॉन्केव लेंस के बारे में अगर हम बात करें तो इस पे जो है वो वर्चुअल फोकस होगा, यहाँ पे वर्चुअल फोकस होगा, और इसका वर्चुअल फोकस पीछे की तरफ होगा, और वही होगा प्रिंसिपल फोकस, और वो उसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव हो सकती है, होती है। तो इसको आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो मैं बता रहा हूं वही लिखा हुआ है, आप इसके थ्रू एक बार जा सकते हैं, ठीक है, सारी बातें वही लिखी हुई है। प्रिंसिपल फोकस का सीधा सा मतलब है कि पैरेलल आने वाली लाइट रेज जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी या अपीयर टू इंटरसेक्ट होंगी, उसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं, ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई आपको। अब जो है यहां पे कॉन्वेक्स लेंस का रियल फोकस होता है, कॉन्केव लेंस का वर्चुअल फोकस होता है, ये हमने पीछे भी तुमको बता दिया। फोकल लेंथ के बारे में डिस्कस कर ही लिया, ये वही फोकल लेंथ इसका, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ उस तरफ, एक की पॉजिटिव एक की नेगेटिव, वो सारी डिस्कशन हमने कर ही लिया है। रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, रे डायग्राम बनाने के क्या तरीके हैं। एक बात, मिरर के लिए आपको 4 ऐसी रेज होती हैं जिनके बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि वो पास होकर के किस तरीके से रिफ्लेक्ट होकर के जाएंगी। लेंस के केस में ऐसी 3 रेज होती हैं जिनके बारे में आपको आइडियाज होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रैक्शन थ्रू लेंसेज में आपको 3 ऐसी इंपॉर्टेंट रेज हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए कि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो रेज कैसे पास होने वाली। जैसे पहली केस ये है, रूल्स फॉर मेकिंग रे डायग्राम, ठीक है। फर्स्ट केस क्या है, जैसे मान लो ये लेंस है, ये इसका फोकस पहला, दूसरा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, जिसको 2f1 लिखा गया है उसको आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल सकते हो, ठीक है। अब इस पे अगर हम लोग लाइट रेस के बारे में बात करें कि कौन कौन से लाइट रेस का आइडिया अपने को होना चाहिए, तो देखो बेटा, अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेस आ रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगी, इसका आइडिया आपको होना चाहिए। आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से होकर के जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, तो ये पहली ऐसी इंपॉर्टेंट रेस है जिसके बारे में आपको पता होगा। सेकेंड केस के बारे में बात कर लेते हैं। सेकेंड केस क्या है कि अगर कोई लाइट रेस फोकस से होकर के जा रही है तो वो क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी, यानी कि पैरेलल जस्ट उल्टा है ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी आप समझ सकते हैं यहां पे। तीसरी केस क्या है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रेज आ रही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रेज आ रही है तो बेटा ये लाइट रेज क्या होगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन बिल्कुल सीधा चली जाएगी। तो ये 3 ऐसी रेज हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो आइए चलिए इन रेज का इस्तेमाल करते हैं और इमेज फॉर्मेशन इन कॉन्वेक्स लेंसेज के बारे में बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो हम लोग जो है वो जितने भी कॉन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम बनते हैं उनको जरा देख लेते हैं। सबसे पहले अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखा जाएगा तो इमेज कैसे फॉर्म होगी, कुछ इस तरीके से होगी, ठीक है। देखिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से जब रेज आएंगी तो वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के गुजरेंगी, तो फोकस पे हमें इमेज बनेगी। एक बात मुझे ये बताओ, ये सारी रेज मैंने कहां से चलाई है, ठीक है। ये जो रेज आ रही है ये सारी की सारी रेज लेट्स से कि हमने ए पॉइंट से निकाली है, बिकॉज वो बहुत दूर है तो इसलिए वो ए पॉइंट से आने वाली जितनी भी रेज हैं वो सारी की सारी क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस नजर आ रही है, एक दूसरे के पैरेलल भी हैं, ठीक है। वो कहां मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रेज आ रही हैं तो कहां पे मिलेंगी, फोकस पे मिलेंगी। भाई ऑब्जेक्ट की साइज तो बहुत कम होगी ना, बट दूरी बहुत ज्यादा है, बात इतनी चाहिए, बिकॉज ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट इंफिनिटी। तो ए पॉइंट से लाइट रे आए या इसके नीचे के पॉइंट से, जैसे मान लीजिए हर पॉइंट की इमेज बननी चाहिए ना भाई, ए की इमेज बनेगी, यहाँ की भी, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितने भी पॉइंट पड़ेंगे सारे पॉइंट की इमेज बनने वाली है। तो ये सारी की सारी लाइट रेज तुम कहां से ला रहे हो,
तुम चाहो ए से ला रहे हो या उसके नीचे के किसी पॉइंट से, क्योंकि दिखेंगी वो एक ही जैसे आते हुए, और वो सारे के सारे पॉइंट की इमेजेस कहां पे जाके बन रही है, फोकस पे बन रही है। समझ गए बात को? तो कहने का मतलब ये हुआ, ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पे होगी तो इमेज कहां पे बनेगी बेटा, फोकस पे बनेगी। साइज इसकी क्या होगी, तो आप देख सकते हैं क्योंकि सारे के सारे एक ही जगह पे बन रही हैं, पॉइंट इमेज बनेगी पॉइंट साइज की, या यूं कह सकते हो हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी, एंड साथ में इन्वर्टेड इमेज बनेगी। ये इमेज इन्वर्टेड होती है क्यों, आगे अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट साइज में तुम क्या ही इन्वर्टेड समझ पाओगे, थोड़ा बड़ा करो इमेज को, समझ में आ जाएगा कि वो इन्वर्टेड है। ठीक, रियल इमेज बनी थी क्योंकि वहां पे रियल इंटरसेक्शन ऑफ लाइट रेज जो है वो हो रहा है। चलिए केस नंबर 2 की बात करते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे आ जाए जब क्या होगा। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी के हिसाब से आप सोच सकते हैं, ऑब्जेक्ट अगर फोकस पे आ जाए बेटा, फोकस पे आ जाए, लाइट रेज कैसे चलेंगी बताओ, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर के जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाने वाली लाइट रेज सीधी चली जा रही है, ये कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आगे भी जाकर के नहीं इंटरसेक्ट कर रही है। मतलब क्या हुआ कि इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। इमेज यहां पे कहां बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज इमेज बनेगी, एंड नो डाउट इन्वर्टेड और रियल इमेज बनेगी। ठीक है बेटा, रियल में ही इन्वर्टेड इमेज बनेगी, रियल इमेज, क्योंकि लाइट रेज का रियल इंटरसेक्शन जहां कहीं पे भी तुम इमेजिन कर सको, राइट भाई, पैरेलल जाने का मतलब है बहुत दूर जाकर के कहीं पे मिल रही है, तो वहां पे रियल इंटरसेक्शन हो रहा होगा और इमेज कैसी बन रही होगी, इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो रही होगी। चलिए अगले केस के बारे में बात कर लेते हैं। अगर फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए जब क्या होगा। देखो ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कुछ इस तरह से फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में अगर ऑब्जेक्ट आएगी, लाइट रेज कैसे जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होकर के जाएगी, दूसरी लाइट रेज ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली जाएगी, और जब तुम बिल्कुल एक्यूरेट होकर के करोगे, कैलकुलेट इसको बनाओगे, तो पाओगे कि वो इंटरसेक्शन यहां पे होगा कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जाकर के होगा। आप जब मेजरमेंट प्रॉपर करेंगे, कौन से मेजरमेंट की मैं बात कर रहा हूं भाई, लेंस से ये फोकस जितनी दूर है, दूसरा फोकस भी उतनी ही दूर होना चाहिए। ठीक है, इधर जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर है उतना ही इधर करके आप कैलकुलेट करके देखेंगे, मेजर करके देखेंगे, तो रिजल्ट पूरी तरीके से वेरीफाई होगा जो ये दिख रहा है। और प्रैक्टिकली ये सब कुछ अपने आप होता है, क्योंकि हमारे कहने से थोड़ी लाइट चलेगी, लाइट तो अपने हिसाब से चलेगी। ठीक है, अब हमें क्या है कि इन बातों को अगर या तो बहुत एक्यूरेट होकर के हम मेजरमेंट करके बनाएं, या फिर थोड़ा ध्यान रख ले बेटा कि यहां पे फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगा, तो यहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद में ही इमेज बनेगी। ठीक है, तो दो बातें हैं, अगर याद कुछ नहीं रखना है तो मेजरमेंट करके बनाइए, कुछ याद रख सकते हो तो कोई बात नहीं, बिना मेजरमेंट करे भी थोड़ा रफ कर करके भी इमेज बनाए जा सकते हैं, डायग्राम बनाए जा सकते हैं। ठीक है, वैसे इसको महसूस भी किया जा सकता है। रियल जब हमने लेक्चर रिकॉर्ड किया है, लगभग 18 वीडियोस बनाई है इस चैप्टर की, तो हमने उसको इसमें महसूस करवाया है कि किस तरीके से आप इसको आगे बढ़ाओगे। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट जो है वो आगे जा रही होगी, तो ये जो इमेज का रिफ्रैक्शन है उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, तो उस तरीके से भी अंदाजा लगाया जा सकता है। अभी उतना टाइम नहीं, तो हम लोग आगे बढ़ लेते हैं। इमेज कहां बनेगी बेटा, बियॉन्ड 2f1, देखो लार्ज बन रही है और साथ में इन्वर्टेड बन रही है, दिख रहा है यहाँ पे, तो इन्वर्टेड ये इसके ऊपर की सारी ही थी, क्योंकि छोटी थी या बहुत बड़ी थी तो इसलिए वो दिखाई नहीं दे रही थी, इन्वर्टेड सारी थी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें। बियॉन्ड 2f1 अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या होगा, अगर 2f1 ये है, इसके पीछे इमेज ऑब्जेक्ट आ जाएगी, तो बेटा फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में इमेज बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की साइज से छोटी बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड तो ये है ही, देख सकते हैं आप, रे डायग्राम बना सकते हैं। एंड अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख दिया जाए इमेज, है ना, 2f1 का मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया जाए, तो इमेज जो है वो दूसरी तरफ सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस होती है, क्योंकि यहाँ पे सेम साइज जो है वो मैटर कर जाता है, यहाँ पे कि इमेज जो होती है वो सेम साइज की बन जाती है, इसलिए ये केस इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है बेटा, कई बार होगा क्वेश्चन में ये लिखा होगा कि ऑब्जेक्ट जो है कोई ऐसी जगह रखी है जिसकी इमेज जो है वो सेम साइज की बनी है, तो वो बताएगा नहीं कि ऑब्जेक्ट कहां रखी है, तो अंडरस्टूड होता है कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखी है, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे सेम साइज की इमेज जो है बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड ये भी होगी। ठीक है बेटा, आगे बढ़ लें। एंड लास्ट केस कि अगर हम ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ला दें कुछ इस तरह से, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में, ये है ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच में, यहां पे थोड़ा सा हमको ध्यान देने की जरूरत है, ये है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ठीक है बेटा, तो इसकी इमेज पहली बार हो रहा है ऐसा कि वर्चुअल इमेज बन रही है, यानी इधर ही की तरफ बनेगी और ये इरेक्ट बनेगी। ठीक है बेटा, बात समझ में, ऐसा कुछ हम लोगों ने मिरर में भी किया था आखिरी केस में, राइट। यहां पे देखिए कॉनकेव मिरर जब हमने डिस्कस किया था तो वहां पे भी आखिरी केस में वर्चुअल इमेज बनी, यहां पे भी आखिरी केस में कैसी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। उसकी भी वर्चुअल इमेज इरेक्ट थी, इसकी भी वर्चुअल इमेज इरेक्ट है। वहां पे भी वर्चुअल इमेज जो है वो कॉनकेव मिरर की मैं बात कर रहा हूं, वर्चुअल इमेज बड़ी साइज की बनती है, यहां पे भी वर्चुअल इमेज बड़ी साइज की बनती है। ये केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोस्कोप वगैरह में, टेलीस्कोप वगैरह में ये खूब यूज की जाती है। ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल
इस वाले तरीके से कि हमारी ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आ जाएगी, तो इमेज जो है वो कुछ यहां पीछे बनने लगती है। क्यों भाई? पैरेलल लाइट रे जाएगी, फोकस से होकर के जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर वाली सीधी निकल जाएगी। तो जब तुम मेजरमेंट करके बनाओगे तो देखोगे कि आगे वो मीट नहीं करेंगी, तुम्हें पीछे बढ़ाना पड़ेगा। तो पीछे बढ़ा करके हमने यहां पे मीट कराया, इसका मतलब ये कंप्लीट हमारी इमेज बन रही होगी। तो इस केस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट ये भी है। देखो क्यों इंपॉर्टेंट हो गई? इसके पहले की सारी इमेज क्या थी? इन्वर्टेड रियल। ये पहली ऐसी केस है जिसमें ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो वर्चुअल बनी है और इरेक्ट बनी है। वर्चुअल इमेज हमेशा बड़ी बन रही है इस केस में। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? आप देख सकते हैं ये इसका डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज के यूजेस क्या होते हैं? तो आप ये देख सकते हैं तमाम सारे इसके यूजेस होते हैं, माइक्रोस्कोप में, टेलीस्कोप में, स्लाइड प्रोजेक्टर में। ठीक है, माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में तो मतलब जब तुम क्लास 12th में जाओगे ना तो उसमें एक अलग से चैप्टर है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें हम लोगों को माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप का रे डायग्राम बनाना होता है। तो वहां पे हम लोग ये देख पाते हैं कि किस तरीके से ये आखिरी वाली केस जो है हमारी वो इंपॉर्टेंट हो जाती है और कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल हम वहां पे कर रहे होते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल होगा। सिंपल कैमरास वगैरह होते हैं उनमें भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मैग्नीफाइंग लेंस के तौर पे जो हम लोग देखते हैं इसको इस्तेमाल करते हैं बड़ी इमेज दिखाने के लिए। ठीक है, वॉच मेकर वगैरह जो होते हैं आप देखते हैं कि जो लेंस इस्तेमाल करते हैं जिससे चीजें बड़ी दिखने लगती हैं, उनको सिंपल माइक्रोस्कोप एक तरीके से बोल सकते हो, राइट। तो वो जो है सिंपल कॉन्वेक्स लेंस ही होता है, जो अभी आपने लेंस पढ़ा है उसी को वहां पे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है बेटा, और ये जो केस होती है जब ये मैग्नीफाइंग ग्लास के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है तो ये केस वही होती है आखिरी वाली, ऑब्जेक्ट को फोकस के अंदर लाते हैं जिसकी वजह से उसकी बड़ी इमेज बनना और दिखना शुरू हो जाती है। ठीक है बेटा, आगे बात करें। स्पेक्टिकल्स में यूज होती है टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये हम लोग जो है वो अगला चैप्टर जो होगा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड उसमें इसको डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए आपको अभी से इसका थीम क्लियर हो जाना चाहिए। हाइपरमेट्रोपिया जो होती है उसमें कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बिकॉज कन्वर्जिंग पावर जो होती है वो आई लेंस की कम हो चुकी होती है, तो उसको बढ़ाने के लिए एड ऑन कर दिया जाता है क्या? कॉन्वेक्स लेंस हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, उसके बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव लेंसेज की बात करते हैं कि कॉन्केव लेंस में किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन जो है वो हो रहा होता है। कॉन्केव लेंस मतलब डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है बेटा, तो अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगी, ये हमारे पास डाइवर्जिंग लेंस जिसको कि कॉन्केव लेंस भी बोलते हो। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगी, पैरेलल लाइट रेज आएंगी। देखिए एक दूसरे के लाइट रेज कैसे आएंगी? पैरेलल लाइट रेज आएंगी, और ये सारी की सारी आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस पे जाकर के मिलेंगी। वर्चुअल कुछ इस तरह से लाइट रेज पैरेलल आएंगी। कहां से आएंगी? इसके किसी भी पॉइंट से आएंगी। तो इसका मतलब कोई भी पॉइंट उसका लोगे उसकी इमेज कहां बनेगी? फोकस पे बनेगी, बट ये वर्चुअल इमेज होगी। ध्यान से देखो, इसकी इमेज क्या है? फोकस पे बनी, वर्चुअल है, इरेक्ट ये बनाता है इमेज, एंड साथ में पॉइंट साइज की अभी के लिए बन रही है। ठीक है, बात समझ आई? वर्चुअल इमेज इरेक्ट होती है, चाहे इसकी हो चाहे उसकी हो, किसी की भी हो। वर्चुअल इमेज कैसी होती है? इरेक्ट होती है। आ जाइए अगले केस की बात कर लेते हैं। अगर इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट आ जाए तब क्या होगा? ये लास्ट केस है इसकी, क्योंकि इसमें दो ही केस बनती हैं। अगर हम लोग यहां पे कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रख दें तो आप देख सकते हैं पैरेलल लाइट रेज लेकर के जाइए, आफ्टर रिफ्रैक्शन फोकस से होकर के जाएगी, बट ये तो डाइवर्ज करेगा तो पीछे वाले फोकस पे जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई? कुछ ऐसे लाइट रेज आई, डाइवर्ज करेगा बट वो पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहां पे जाएंगी? फोकस पे होते हुए जाएंगी। दूसरी कोई लाइट रे आप ऑप्टिकल सेंटर से गुजार सकते हो, ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे लेकर के जाइए, ये सीधी चली जाएगी। तो ये जो लाइट रे है रिफ्रैक्ट होकर के आगे गई, ये लाइट रे रिफ्रैक्ट होकर के आगे गई। रिफ्रैक्टेड लाइट रे का इंटरसेक्शन क्या बनाता है? इमेज बताया था। तो ये दोनों लाइट रेज कहां इंटरसेक्ट कर रही है भाई? आगे तो नहीं कर रही है, तो आप इसको पीछे एक्सटेंड करिए, इसको भी पीछे एक्सटेंड करिए, यहां पे मिली, यानी कि ये जो पी पॉइंट है इसकी इमेज यहां पे बनेगी और बाकी के जो पॉइंट्स होंगे उसका उसी के नीचे बनेगी। तो ये होगी हमारी इमेज जो कि वर्चुअल है, स्मॉल है, आप देख सकते हैं, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, वर्चुअल है, इरेक्ट भी है और साथ में स्मॉल साइज की। तो ध्यान देना, इसकी जो वर्चुअल इमेज होती है वो हमेशा छोटी बनती है। इसको अब आप कंपेयर कर सकते हो किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर से इसको कंपेयर कर सकते हो। कॉन्वेक्स मिरर में भी सेम सिचुएशन आती है, उसमें भी वर्चुअल इमेज बनती है, छोटी बनती है, इरेक्ट बनती है। इसमें कॉन्केव लेंस है। ठीक है, तो कॉन्केव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के जो इमेज की प्रॉपर्टी होती है वो सिमिलर होती है। ऐसे ही कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस दोनों की आप एक जगह पे दोनों को लिस्ट आउट करके देखिए, समझ में आ जाएगा जो मैं बातें बोल रहा हूं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यूसेज ऑफ कॉन्केव लेंस। तो कॉन्केव लेंस इज यूज्ड एज आई लेंस इन गैलीलियन टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। गैलीलियो ने जो टेलीस्कोप बना रखी थी उसके बारे में बातचीत की जा रही है। उसके बाद concave lenses are used in combination with the convex lens to make the high quality lens system for the optical instruments। जब मैंने क्या बोला कि हम लोग जो है
कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस का अगर कॉम्बिनेशन हम लोग यूज करें, जैसा कि हमने पीछे भी बोला ना कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप वगैरह में कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, बट बहुत सारे ऐसे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, हाई क्वालिटी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जिनमें कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जाता है और फिर वो इंस्ट्रूमेंट काफी ज्यादा बेहतर क्वालिटी की इमेज बना करके दे रहा होता है। तो वहां पे कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। कॉनकेव लेंस इज यूज इन द वाइड एंगल स्पाई होल इन द डोर्स, राइट। ये जो आपने देखा होगा डोर्स में ये स्पाई होल, जिससे क्या होता है फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा दिखता है मेरे को बाहर की, बाहर क्या हो रहा है, तो वो स्पाई होल, राइट, उसमें जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कॉनकेव लेंस इज यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स टू करेक्ट द डिफेक्ट ऑफ विजन दैट इज कॉल्ड मायोपिया। वहां क्या था हाइपरमेट्रोपिया, यहाँ पे क्या है बेटा मायोपिया। तो मायोपिया के करेक्शन के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। हाइपरमेट्रोपिया के लिए क्या करते हैं, कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। लेंस फार्मूला क्या होता है, जैसे मिरर फार्मूला था वैसे ही लेंस फार्मूला, वी यू और एफ का रिलेशन। ठीक, वी यू और एफ का रिलेशन, वी का मतलब इमेज डिस्टेंस, यू का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एफ का मतलब फोकल लेंथ। ठीक है, जैसे मिरर में होता था। ध्यान रखने की बात है यहाँ पे माइनस होता है, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, राइट। वहां पे मिरर में क्या था 1/v प्लस 1/u था। अब उसके बाद मैग्निफिकेशन की बात कर लेते हैं बेटा, मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें, एक एक लाइन करते हैं। ये हो गया हमारे पास मिरर लेंस फार्मूला, यहां माइनस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब मैग्निफिकेशन की बात करते हैं, तो मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो। ठीक है, साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट की रेशियो, जिसे h2/h1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और इसको v और u के टर्म में क्या लिखा जाएगा बेटा, तो v/u। मिरर में क्या था -v/u, कंफ्यूज नहीं करना, -v/u था, यहां पे क्या था v/u। ये सारे फार्मूले प्रूव किए जा सकते हैं, किए भी जाते हैं, तुम्हारे कोर्स में नहीं, इसलिए मैं उसको डिस्कस नहीं कर रहा हूं। ये वापस आपको पढ़ने को मिलता है क्लास 12th के फिजिक्स में ऑप्टिक्स चैप्टर के अंदर, जिसमें ये सारे फार्मूले प्रूव करने पड़ते हैं। ये इसकी प्रूविंग एग्जाम्स में पूछी जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ ले। अच्छा, एक चीज और, जब इन फार्मूलों को इस्तेमाल करोगे ना न्यूमेरिकल्स बनाते समय, तो साइन के साथ वैल्यू पुट करनी है, और साइन वही साइन कन्वेंशन वाले तरीके से होगा जो हमने पीछे आपको बता रखा है। अब मैग्निफिकेशन जब तुम सॉल्व करोगे तो कई बार क्या होगा, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू 1 आएगी, 1 से बड़ी आएगी, 1 से छोटी आएगी। तो आप समझ सकते हैं कि ये रेशियो 1 कब आएगी, जब ये दोनों बराबर होगा। दैट मीन्स कि इमेज और ऑब्जेक्ट सेम साइज की है। ये रेशियो 1 से छोटी कब आएगी, जब ये इमेज छोटी होगी और ऑब्जेक्ट बड़ी होगी, तो रेशियो 1 से छोटी आएगी। यानी m की वैल्यू 1 से छोटा आना, न्यूमेरिकल वैल्यू की मैं बात कर रहा हूं, m की वैल्यू 1 से छोटा आना इस बात को प्रूव करेगा कि इमेज छोटी है। m की वैल्यू 1 से बड़ा आना इस बात को प्रूव करेगा कि इमेज बड़ी है। तो m ग्रेटर देन 1 इमेज इज मैग्निफाइड, m लेस देन 1 इमेज इज डिमिनिश्ड, एंड m ग्रेट इक्वल टू 1 इमेज इज ऑफ द सेम साइज, राइट। आगे बढ़ें, बाकी रियल वर्चुअल ये तमाम सारी चीजें होती हैं, क्वेश्चंस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। बहुत ही ये जो फार्मूले है ना, इसी से हम सब कुछ बता सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला मैग्निफिकेशन का है v/u, ये हमारी एक्चुअल डेफिनेशन, और ये v/u। यहां पे मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिससे कंफ्यूजन होने लगे, क्योंकि क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसका सही इस्तेमाल हम सीख पाएंगे कि किस तरीके से इसी फार्मूले से हम नेचर ऑफ द इमेज भी बता पाते हैं। ठीक है, नेचर ऑफ द इमेज कंप्लीट की मतलब वो इरेक्ट है, इन्वर्टेड है, रियल है या वर्चुअल है। बाकी साइज तो बहुत आसान है, m की न्यूमेरिकल वैल्यू देख करके बता सकते हो। पावर ऑफ अ लेंस, पावर ऑफ अ लेंस, लेंस की पावर, आखिरी टॉपिक है ये, पावर ऑफ अ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ अ लेंस इज अ मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रे फॉलिंग ऑन इट। कोई भी लेंस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है बेटा, बताओ। लेंस की डेफिनेशन क्या थी, इट इज एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू कन्वर्ज या डाइवर्ज, कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कोई भी लेंस जो होता है वो लाइट रेज जो इस पे गिर रही होती है उनको कन्वर्ज या डाइवर्ज करने के काम में आता है कंट्रोल्ड मैनर में। तो कितना कन्वर्ज कर रहा है या कितना डाइवर्ज कर रहा है, ये बात कैसे पता चलती है, उसके पावर से पता चलती है। इसका फोकल लेंथ से बहुत बढ़िया रिलेशन होता है, आप समझिए। जैसे मान लीजिए ये कोई लेंस है, इस लेंस पे तुमने लाइट गिराई, तो ये लाइट जो है वो जाकर के यहां पे कन्वर्ज हो रही है। दैट मीन्स कि इसने लाइट रे को कुछ हद तक कन्वर्ज किया। बट जरा सोच के देखिए कि अगर देखो ये डिस्टेंस है, इतना एंगल इसने, इतना एंगल ये जो दिख रहा है, इतना इसने लाइट को कन्वर्ज किया। अब अगर आप यहां पे देखिए कि हमने क्या किया, ये लेंस इलोंगेटेड था, उस कर्वेचर और बढ़ा दिया, उसका कर्वेचर हमने और बढ़ा दिया। अब देखिए ये पहले ही लाइट रे को बेंड करा दिया, इसकी फोकल लेंथ कम आ रही है। अब आप तुम खुद बताओ कि ये वाले में कन्वर्जन ज्यादा हुआ या इस वाले में कन्वर्जन ज्यादा हुआ। तो ये साफ साफ देखने को मिल रहा है भाई, लाइट दोनों पे आ तो एक ही जैसे रही थी, यहां दूर जाके कन्वर्ज हो रही है, यहां पहले, मतलब इसने ज्यादा कन्वर्ज किया होगा भाई, इसने ज्यादा कन्वर्ज किया होगा, इसने ज्यादा एंगल मोड़ दिया। तो कन्वर्जिंग पावर किसकी ज्यादा है, इसकी पावर ज्यादा है, मगर इसकी फोकल लेंथ कम है। इसीलिए पावर का फोकल लेंथ से क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। द पावर ऑफ अ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ, क्योंकि जिसकी फोकल लेंथ कम होती है उसकी कन्वर्जिंग पावर बेटा ज्यादा होती है। तो पावर का फार्मूला बन जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ।
एक बात ध्यान रखना, पावर की एसआई यूनिट डायोप्टर होती है। एसआई यूनिट डायोप्टर का मतलब हुआ कि फोकल लेंथ आपको मीटर में लेनी पड़ेगी। जब इस फार्मूले में फोकल लेंथ को मीटर में रखोगे, सॉल्व करोगे, तो जो रिजल्ट आएगा वो पावर का रिजल्ट होगा, मगर किसमें? डायोप्टर में, बिकॉज डायोप्टर जो होता है वो पावर की एसआई यूनिट होती है। तो P इज इक्वल टू 1/f लिखते समय आपको ध्यान रखना है कि F मीटर में इस्तेमाल करना है, ठीक है। P पावर ऑफ द लेंस होता है, पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? डायोप्टर, जब F को फोकल लेंथ में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। एसआई यूनिट ऑफ द पावर इज डायोप्टर। बात आपको समझ में आ गई। 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। देखो ना, यहां पे 1 डालो, 1 मीटर, 1/1 रिजल्ट विल 1। दैट मीन्स कि 1 डायोप्टर इज द पावर ऑफ लेंस ऑफ विच फोकल लेंथ इज 1 मीटर। 1 मीटर की जब फोकल लेंथ होती है तो अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ। क्यों? क्योंकि उसकी अ कॉन्वेक्स लेंस हैज पॉजिटिव पावर बिकॉज इट्स फोकल लेंथ इज पॉजिटिव। देखिए, अ कॉन्वेक्स लेंस हैज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो द पावर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑल्सो पॉजिटिव। भाई फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा तो पावर पॉजिटिव होगा, फोकल लेंथ नेगेटिव होगा तो पावर क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब कई सारे लेंस अगर एक साथ इस्तेमाल किए जाएंगे बेटा, तो क्या होगी? इक्विवेलेंट पावर। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इंडिविजुअल पावर्स को ऐड कर देना है, ठीक है भाई। इंडिविजुअल पावर्स जो होंगी वो ऐड कर दोगे। P बराबर क्या चीज? P1 प्लस P2 साइन के साथ इस्तेमाल करेंगे। एक कॉनकेव है, एक कॉन्वेक्स है, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा? जैसे मानो ये कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी पावर कितनी है? +4 डायोप्टर। ये कॉनकेव लेंस है, इसकी पावर कितनी है? -10 डायोप्टर। अब दोनों को एक साथ कॉम्बिनेशन में हमने इस्तेमाल किया, एक ही साथ दोनों को अगर हम इस्तेमाल करें, इक्विवेलेंट पावर क्या आएगी? तो इक्विवेलेंट पावर आएगी कुछ इस तरीके से, +4 -10, तो आंसर क्या आएगा? -6। यूज कैसे किया था? कुछ ऐसे, दोनों को एक ही साथ हमने कनेक्ट किया तो पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर कितनी आएगी? -6 डायोप्टर। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इक्विवेलेंट पावर निकालने के लिए साइन के साथ हम वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। बहुत सारे लेंसेज होंगे तो आप P1 प्लस P2 जैसे कि वो सभी लेंस के लिए ऐसे ही जोड़ते चले जाओगे, P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू इंफिनिटी। तो इस तरीके से हम लोगों ने सारे के सारे थ्योरेटिकल पार्ट्स इसके कवर किए बेटा। न्यूमेरिकल के लिए हम इसकी जितना भी कॉन्सेप्ट सीखे हैं इसी से सारे न्यूमेरिकल बना देंगे और जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे हो जाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल लेकर के आएंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।